चलो तो करते स्टार्ट फिर हम आज की इस क्लास को। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। चलो तो करते स्टार्ट। हमने शायद 3D में बेसिक पार्ट देख लिया था। जो आखिरी पार्ट कोई बताएगा हमने कहाँ देखा था? 3D का कौन सा पार्ट डिस्कस कर लिया था क्लास में? बताएगा कहाँ तक अपन ने देख लिया था 3D में लास्ट क्लास में? सर वो क्वेश्चन कर रहे थे, हाँ तो जहाँ पे आपने लास्ट पॉइंट लिखवाया था कि अगर डिनोमिनेटर 0 है तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हमने मतलब बेसिक स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशन देख ली थी। और आखिरी जो हमने देखा था टाइप या वैरायटी जो भी बोलो, उस वैरायटी को अगर हम चाहे तो वैरायटी नंबर 1 भी कह सकते हैं। क्वेश्चंस की वैरायटी अगर पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो हमने देखा था कन्वर्जन ऑफ वेक्टर टू कार्टेशियन एंड कार्टेशियन टू वेक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट? यही देखा था। यस सर। ठीक है, वेक्टर टू कार्टेशियन या कार्टेशियन टू वेक्टर, ये हमने देख लिया। ऑलराइट, चलो आगे बढ़ते हैं अब अपन। ये तो हमारा फर्स्ट टाइप हो गया है क्वेश्चन का। अब नेक्स्ट वैरायटी क्या बन सकती है अपनी क्वेश्चन की? कोई ना कोई एंगल रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले दोनों लाइंस के बीच का। जैसे कि ये क्वेश्चंस की वैरायटी में बता रहा हूँ, ये नॉर्मल अपनी वैरायटीज नहीं है। क्वेश्चंस किस किस टाइप के स्टैंडर्ड बन सकते हैं हम वो देख रहे हैं। तो वैरायटी नंबर 2 को देखने के लिए एक बहुत ही बेसिक सा सवाल हम लेते हैं, इसको डिस्कस करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इफ लाइंस L1 such that x is equal to ay plus b, z is equal to cy plus d, ये कोई भी एक लाइन हमें गिवन दी हुई है। कोई भी दूसरी लाइन है हमारी L2, वो गिवन है x is equal to a1y plus b1 और z is equal to c1y plus d, ये हमें गिवन दी हुई है। ठीक है, अगर ये दो लाइंस गिवन है और तुम्हें बोल दिया है आर ऑर्थोगोनल, मतलब मैं तुमसे एंगल नहीं पूछ रहा, मैं तुम्हें दे रहा हूं कि दोनों लाइंस अगर ऑर्थोगोनल है तो तुम्हें निकालना है या प्रूव करना है। चलो प्रूव डेट में दे देता हूँ, देन प्रूव डेट। बहुत ही आसान सा सवाल है, फिर धीरे धीरे अपन अलग अलग वैरायटी सब देखेंगे आज। a1 प्लस c1 इज इक्वल टू -1, दिस वी हैव टू प्रूव। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे बताओ क्या ये तुम्हें कार्टेशियन फॉर्मेट में दिया हुआ है कि ये उसके तरीके से दिख रहा है पर थोड़ा सा अलग फॉर्मेट उसी दिया हुआ है? तरीके से दिख रहा है सर। दिख रहा है, पर अब इसको कैसे लिखेंगे अपने नॉर्मल कार्टेशियन फॉर्मेट में? तो सबसे पहले इन टाइप सर की इक्वेशंस में ना ये देखो कि क्या कुछ कॉमन दिख रहा है इन दोनों चीज में। कोई एक चीज जो कॉमन है दोनों में, कॉमा करके जो दिया हुआ है, इस पूरे पार्ट में कॉमन क्या दिख रहा है बताओ? वाई। y। तो हम क्या करेंगे इन टाइप के क्वेश्चन में, सबसे पहले हम y निकालेंगे दोनों में से और इक्वेट कर देंगे। x माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू वाई, और वही y किसके बराबर हो जाएगा? z माइनस डी अपॉन सी। और ऑब्वियसली इसको अपन y अपॉन 1 करके लिख सकते हैं। तो ये आ गई मेरी पहली लाइन जिसका कार्टेशियन फॉर्मेट में हमने बदल दिया उसको स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्मेट में। ऐसे ही L2 में देखो जरा कॉमन क्या है, फिर से वंस अगेन y। वाई। तो x माइनस बी वन अपॉन ए वन इज इक्वल टू y अपॉन 1, और दूसरे में भी y निकाल लेते हैं, z माइनस डी वन अपॉन सी वन। ये हो गई हमारी दूसरी लाइन। ऑलराइट, क्या दिया है अब इन दोनों लाइंस के बारे में तुम्हें? ऑर्थोगोनल। ऑर्थोगोनल मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री परपेंडिकुलर। और क्या होती थी अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर होती है? तो हमने एक फॉर्म पढ़ा था a1 a2 dr के फॉर्मेट में, और dc के फॉर्मेट में भी पढ़ा हुआ ही था, b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। जीरो। therefore a1 plus 1 into 1 plus c1 equals to 0. This implies a1 plus c1 is equal to -1। क्वेश्चन बहुत ही आसान एकदम, मतलब एनसीईआरटी लेवल का था। बस इसमें मेन चीज तुमने क्या सीखी देखा जाए तो, ऑर्थोगोनल बट तो ऑब्वियसली हमें पता है। मेन चीज ये थी कि इस टाइप से थोड़ा सा अजीबोगरीब लिख दे तो कॉमन लेटर को पकड़ो, जो भी दिया है एक्स वाई जेड में से उसके फॉर्मेट में दोनों लाइंस को लिख दो, तो अपना स्टैंडर्ड कार्टेशियन फॉर्म बन जाएगा। ठीक है,
वेक्टर फॉर्मेट में बदलने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली पता है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इक्वल टू 0। कन्वर्जन हमने देख लिया वेक्टर टू कार्टेशियन, कार्टेशियन टू वेक्टर, पर अब तो जिस फॉर्मेट में दिया उसी फॉर्मेट में क्रैक करने का ट्राई करो। ये है अपनी वैरायटी नंबर 2, जहाँ पे कोई एंगल रिलेटेड दे दे। एंगल नहीं पूछ रहा हूँ, एंगल तुम निकाल ही सकते हो, फॉर्मूला तुम्हें पता है, मैंने 90 डिग्री तुम्हें देख के पूछ लिया। तो अपनी दो वैरायटी हो गई, जिसमें पहले में अपन ने कन्वर्जन देखा था रेगुलर क्लास में, अभी हमने एंगल रिलेटेड क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, क्या थर्ड वैरायटी ऑफ क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़े? बोलो जल्दी से। ठीक है, अब थर्ड वैरायटी अपनी आती है, एक Yes, क्वेश्चन sir. देता हूँ। हाँ, फाइंडिंग POI। ऑब्वियसली अब तुमने दो लाइंस देख लिया, उनके बीच का एंगल देख लिया। अब बात आती है अगर वो दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, इफ एट ऑल इंटरसेक्ट, क्योंकि हो भी सकता है अगर लाइन नॉन कोप्लेनर हो गई तो एक प्लेन में है ही नहीं तो इंटरसेक्ट ही नहीं करेगी। तो अगर वो इंटरसेक्ट कर रही है तो हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस, क्योंकि ऑब्वियसली तुम्हें पता होगा 2D में भी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जब तक दो लाइंस के बीच का पॉइंट निकलेगा नहीं, क्वेश्चन ही फ्रेम नहीं होता है 2D के तो मैक्सिमम सवालों में। तो 3D में हम कैसे निकालेंगे? तो इसमें अपने दो टाइप आएंगे। सबसे पहला टाइप आएगा अपना कार्टेशियन फॉर्मेट से हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, कार्टेशियन फॉर्मेट को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो लिखना, एक कोई भी एक आसान सी इक्वेशंस दे रहा हूं मैं, दो x-1/1, y+1/2, z ही ले लेते हैं अपॉन में 1। ये कोई भी मेरी L1 लाइन। ठीक है, दूसरी लाइन ले लेते हैं L2, x/-1, y+3/-1, z-1/3। ये ले लिया हमने दो लाइन, कोई भी रैंडम लिए लाइन। ओके, अब कैलकुलेशन ऑफ पॉइंट कैसा बेकार बनेगा वो हमें नहीं पता, पर हमने ये दो लाइंस तो ले ली फिलहाल। और अभी मैं एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 करके ही तुम्हें दूंगा, वो ट्विस्टिंग हमें पता है। और वो सिर्फ डीआर में अफेक्ट करता है, पॉइंट में अफेक्ट नहीं करता है। डीआर में डेफिनेटली तुम्हें क्या चेक करना पड़ता है हमेशा, कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट क्या होने चाहिए, 1। ओके, चलो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालेंगे? तो अब अगर ये मान लो दो लाइन है, तुमने एक चीज और नोटिस करी, ये जो दो लाइन से कुछ स्पेशल लाइंस दी है मैंने, एक हिडन इन्फो दिख रही है इन दोनों लाइंस के बीच में, बताओ क्या? कोई बताएगा? जैसे अपन लाइंस वगैरह में भी देखते थे कि जब भी दो लाइन गिवन है तो उनका स्लोप देखा करो m1 m2 -1, या स्लोप इक्वल है तो 2D में हम देखते थे। यहाँ कौन सी हिडन इन्फो है? Sir, like, सारे L1 equal to L2 at sir, x1 y1 perpendicular, like, क्या ये लाइंस परपेंडिकुलर है? चेक करो, a1 a2 yes, sir. प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 किसके बराबर आ रहा है? 0। देखो -1 -2 -3 +3 0 आ गया, तो लाइंस क्या है? परपेंडिकुलर। ये हमारी यहाँ पे हिडन इन्फो है। ठीक है, खैर हमें तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। चलो, अब अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो अब याद रखना 99.999% केसेस में 3D लाइन रिलेटेड क्वेश्चंस में तुम्हें एक पैरामेट्रिक पॉइंट अज्यूम करना रहता है। याद रख लेना, पैरामेट्रिक पॉइंट, इसको कभी मत भूलना। और पैरामेट्रिक पॉइंट कौन सा लेंगे हम यहाँ पे? ऑब्वियसली अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है तो हमें पॉइंट P निकालना है। अब कैसे निकालोगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, या पैरामेट्रिक पॉइंट कैसे अज्यूम करेंगे? हमें पता है, एक को बोलेंगे इक्वल टू लैम्डा और दूसरे को क्या बोलेंगे? इक्वल्स टू म्यू। और जब हमें पैरामेट्रिक पॉइंट लिखना है तो हमें ये नहीं देखना है कि एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 है, वो तो अपन डायरेक्टली लिख लेते हैं। चलो बताओ क्या आएगा? और दोनों पॉइंट सेम ही है। सबसे पहले अपन L1 लाइन का पैरामेट्रिक पॉइंट लिखते हैं, और वो किसके लिए लिख रहे हैं अपन? पैरामेट्रिक पॉइंट फॉर P। अज्यूम क्या करेंगे? कौन सा पॉइंट? P पॉइंट अज्यूम करेंगे। तो जरा L1 के लिए बताओ पैरामेट्रिक पॉइंट कितना होगा? लैम्डा प्लस 1, 2 लैम्डा माइनस 1 और लैम्डा, ये आ गया। ठीक है, ये मेरा पैरामेट्रिक पॉइंट है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट P। ओके, चलो L2 का बताओ पैरामेट्रिक पॉइंट। माइनस म्यू -3, 3 म्यू प्लस 1,
क्या यही आएगा पैरामेट्रिक पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू L2, और वो Yes, क्योंकि sir. P से वो भी पास हो रहा है तो वो भी पॉइंट P रहेगा। अब क्योंकि अपन पॉइंट कॉमन पॉइंट ही तो सुन मतलब पता करना चाह रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे, ये दोनों क्या होने चाहिए, सेम। क्योंकि पॉइंट सेम है तो कोऑर्डिनेट्स थोड़ा हो जाएंगे, एक पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स थोड़ा हो सकते हैं, तो ये तो सेम होना चाहिए। अर्थात मतलब लेमडा प्लस वन मेरा माइनस म्यू के बराबर होगा, 2 लैम्बडा माइनस वन मेरा माइनस म्यू माइनस 3 के बराबर होगा, और आखिरी तीसरा लैम्बडा अपना 3 म्यू प्लस 1 के बराबर होगा। चलो फटाफट सॉल्व करो, बताओ कितना आएगा। अब क्या करेंगे, इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, ऑब्वियसली अननोन कितने, दो, कंडीशंस कितनी है, तीन, सॉल्व तो आराम से हो जाएगा, राइट। तो अब इसमें बस एक चीज अब याद रखना, नाउ वी विल सॉल्व any two conditions out of थ्री कंडीशंस। इन तीन कंडीशंस में से मैं कोई भी दो कंडीशंस को सॉल्व कर, ठीक है। चलो तो कौन सी दो लें, हाँ, और उसके बाद एक पॉइंट याद रखना, एंड फाइंड लैम्बडा और म्यू विच मस्ट सेटिस्फाई, ये वैसे हो गया जैसे सेक्शन फॉर्मूला के वक्त भी मैंने बताया था तुम्हें, विच मस्ट सेटिस्फाई थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। चलो तो कौन से दो ले, किन दो को सॉल्व पहले करने का विचार, पहले दूसरे ही ले ले या पहला और चलो तीसरा ले लेते, फर्स्ट और थर्ड। कितना आएगा बताओ, लैम्बडा प्लस वन इज इक्वल टू माइनस म्यू, लैम्बडा और म्यू दोनों माइनस हाफ आर। और लैम्बडा आ जाएगा 3 म्यू प्लस वन। करते हैं इनको सब्ट्रैक्ट, वन माइनस वन माइनस कितना हो जाएगा, माइनस 4 म्यू माइनस वन, तो म्यू कितना आ जाएगा, क्या माइनस हाफ आ रहा है, चेक करके बताओ। यस सर, ओ लैम्डा और म्यू दोनों माइनस हाफ आ जाएंगे। हाँ, और अगर म्यू माइनस हाफ है तो जरा इसको रख दो माइनस हाफ, तो वो हाफ हो जाएगा, हाफ माइनस वन, लैम्बडा भी कितना आ रहा है, माइनस बाई टू। क्या बोला था मैंने इसके बाद, ये वैल्यू निकालने के बाद, दिस वैल्यू मस्ट सेटिस्फाई, ये हमेशा चेक करेंगे, हमेशा मतलब हमेशा, और जरा चेक करके देखो क्या सेटिस्फाई कर रहा है क्या, मस्ट सेटिस्फाई 2 लैम्बडा माइनस वन इज इक्वल टू माइनस म्यू माइनस 3, जरा चेक करते, तो कितना हो जाएगा, 2 लैम्बडा मतलब माइनस वन माइनस म्यू मतलब कितना हो जाएगा, हाफ माइनस 3, क्या ये दोनों सेम है, क्या ये दोनों वैल्यू सेम है, नहीं। नहीं सर। इसका मतलब क्या है, ये तो सेटिस्फाई कर ही नहीं रहा है, करना तो चाहिए था, ऐसा थोड़ी ना हो सकता है, एक कोऑर्डिनेट ही है तो तीनों एक्स वाई जेड तीनों जो होंगे वो दोनों के अपने सेम ही आना चाहिए, पॉइंट तो सेम ही होना चाहिए। तो ये क्या बता रहा है, कि दोनों लाइन नॉन कोप्लेनर है। बिल्कुल, और मैंने एग्जांपल ही, और इसीलिए मैंने रैंडम एग्जांपल लिया था, क्योंकि ऑब्वियसली रैंडम एग्जांपल में जरूरत होना कि मुझे कोप्लेनरी लाइंस मिले, इन जनरल नॉन कोप्लेनरी निकलती है जनरली, ठीक है। एक और क्वेश्चन करेंगे वेक्टर फॉर्मेट में, तब मैं तुम्हें कोप्लेनर लाइंस इंटरसेक्शन करके बता भी दूंगा। पर अगर इसमें मैच हो जाता तो लैम्बडा म्यू मिल जाता, उसको रीसब्स्टिट्यूट कर देते हैं अपने पॉइंट पी में और अपने को मिल जाता, ठीक है। तो नोट क्या बनता है, देयरफॉर इफ इट नॉट सेटिस्फाई, अगर थर्ड इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करता है, लाइक हियर, लाइक इन दिस केस, ये क्या इंप्लाई करेगा, इंप्लाइज लाइंस आर नॉन कोप्लेनर, मतलब लाइन कभी इंटरसेक्ट करेगी क्या, कोई पीओआई बनेगा क्या उनके बीच का, यहाँ पे नॉन कोप्लेनर लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट कर सकती है, नहीं, नो पीओआई पॉसिबल, ठीक है। बट सर आपने एक हिडन इन्फो बताई थी कि ये दोनों लाइंस तो परपेंडिकुलर है, अच्छा, तो क्या ऐसा हो सकता है दो लाइन परपेंडिकुलर हो और इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही हो, ऐसा पॉसिबल है, हाँ बिल्कुल। यस। अगर एक लाइन ऐसी है प्लेन में और एक दूसरी लाइन है, अब इसको समझने के लिए अपन देख सकते हैं एंगल 90 डिग्री बन रहा है, सबसे बेस्ट है अगर अपन एक क्यूब उठा ले, तो क्यूब में अपने को ऐसी बहुत सारी लाइनें मिल जाएगी जो इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही है, 90 डिग्री पर है। क्या इसमें अपने को ऐसी लाइंस दिख रही हैं, बिल्कुल, जैसे कि एक ये वाली लाइन ले लो
और ये अपना बेस साइड है, और एक ये वाली लाइन ले लो, ये बाहर की तरफ है, क्या ये दोनों कभी भी कट करेगी? क्या दोनों कभी भी कट करेगी बताओ? नो। और इनके बीच का एंगल कितना है? एंगल तो डायरेक्शन होता है, डायरेक्शन तो वेक्टर होता है, उसके अलोंग पैरेलल उठा के अपन एंगल तो निकाल ही सकते हैं। एंगल कितना है? 90 डिग्री, बट दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल है कि अलग अलग लाइंस हो, उनके बीच का एंगल 90 डिग्री हो, बट वो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हो। तो अब इससे हमें क्या समझ में आ गया? Therefore, if two lines are at 90 degree to each other, तो लाइंस कोप्लेनर भी हो सकती है और लाइंस बोलो नॉन नॉन कोप्लेनर भी कोप्लेनर। हो सकती है। याद रखना, कई बार बच्चों को ऐसा लगता है, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि अगर 90 डिग्री बन रहा है तो कट तो कर रहा होगा। वो कब पॉसिबल होता था? ऑब्वियसली जब हम 2D में बात करते थे तो डेफिनेटली हो जाता था, पर 3D में जरूरी नहीं। दोनों पॉसिबल हो सकता है। ठीक है, लाइंस कोप्लेनर भी हो सकती है तो लाइंस नॉन कोप्लेनर भी हो सकती है। ठीक है, चलो खैर, बाकी तो ऐसी बहुत सारी है जो एंगल 90 डिग्री बना रही है तो भी कोप्लेनर नॉन कोप्लेनर, पर 90 डिग्री वाली भी नॉन कोप्लेनर हो सकती है, याद रखना। तो एंगल से रिलेट मत कर लेना। अच्छा, पैरेलल लाइंस हुई तो क्या पैरेलल लाइंस कोप्लेनर होती है? डेफिनेटली। क्यों? पैरेलल लाइंस मतलब ये दोनों लाइंस को कंटेन करने वाला एक प्लेन ऑब्वियसली पॉसिबल होगा, तो वो पैरेलल लाइंस तो हमेशा ही क्या होती है? कोप्लेनर, याद रखना। ठीक है, कोई भी पैरेलल लाइंस ले लो। अब तुमने अगर ये लिया और तुमने अगर ये वाला ले लिया, अब तुम बोलोगे सर ये कहाँ है कोप्लेनर? बिल्कुल है, इससे जाने वाला एक प्लेन बनेगा ना अपना, ये पूरा। ठीक है, तो इसको भी मैं हटा देता हूँ यहाँ से। याद रखना, पैरेलल लाइंस तो कोप्लेनर होती है, परपेंडिकुलर लाइंस वीकांत से, और बाकी तो इंटरसेक्टिंग लाइंस अपनी होती है कोप्लेनर। ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस ऑलवेज कोप्लेनर होनी चाहिए, होगी होगी तभी तो कट करेगा, तभी तो वो एक प्लेन में आ पाएंगे। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हमेशा कोप्लेनर होती है। तो कोप्लेनर लाइंस क्या क्या प्रकार की हो सकती है बताओ? या तो पैरेलल या तो इंटरसेक्टिंग। सर दो लाइंस का वेक्टर कोई एंगल बना है जो 90 डिग्री ना हो, तो वो दो लाइंस कोप्लेनर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती ना। पूरा एक चार्ट बनवाऊंगा कल के, तो तुम्हें और क्या बेटा? पर सर मतलब अगर कोई भी दो लाइंस हो, उसका उनका वेक्टर ड्रॉ करे और उसका एंगल 90 डिग्री ना हो, तो कोप्लेनर हो तो भी फिर सब कुछ हो सकता है। हाँ बिल्कुल, इंटरसेक्टिंग लिखा ना बेटा मैंने, तभी तो इंटरसेक्टिंग लिखा। ठीक है, अब ऑब्वियसली कोइंसिडेंट लाइन भी होती है, पर अब कोइंसिडेंट लाइन में अभी ले नहीं रहा, मैं अलग अलग लाइन मान रहा था। कोइंसिडेंट तो सेम ही हो जाएगी, तो कोइंसिडेंट मैंने लिया नहीं है फिलहाल, वरना तो कोइंसिडेंट लाइंस भी अपनी कोप्लेनर होगी, क्योंकि वो तो एक ही लाइन, वो तो होगी होगी कोप्लेनर, बहुत सारे प्लेन्स निकल जाएंगे एक कॉमन लाइन से तो। ठीक है, तो ये दो प्रकार की अपनी कोप्लेनर लाइंस होगी अगर अलग अलग लाइन है तो। चलो ये तो हो गया। सर तो वहाँ अब 90 डिग्री कहाँ मिला? क्या बेटा? सर 90 डिग्री कहाँ मिला? 90 डिग्री कहाँ मिला मतलब? सर मतलब एंगल ढूंढना था ना, तो नहीं नहीं, एंगल कहाँ ढूंढना था हमें, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढना था, फाइंडिंग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। ओह सॉरी। वो हम निकालने का, वो तो अपन को हिडन इन्फो मिली थी बेटा कि वो लाइंस 90 डिग्री पर है, और उससे हमने ये भी समझ में आ गया कि लाइंस नॉन कोप्लेनर निकल गई, जो अपन ने लिख लिया नोट में। ठीक है, अब एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें इंटरसेक्टिंग होगी, अपने को पॉइंट्स मिलेंगे, पर ये हमने कार्टेशियन फॉर्मेट में देख लिया, तो चलो अब इसका टाइप 2 अपन वेक्टर फॉर्मेट में ले लेते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, जो मैं वेक्टर फॉर्मेट में बता देता हूँ। तो ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा कि पॉय कैसे निकालते हैं कार्टेशियन फॉर्मेट में। दोनों का पैरामीट्रिक लिखो, एंड ऑब्वियसली लैम्डा और म्यू लेना अलग अलग, सेम मत ले लेना। ठीक है, सेम ले लोगे तो फिर तो कैसे काम चलेगा? पॉइंट लाइन तो अलग अलग है ना, तो पैरामीटर तो अलग अलग होगा, और क्योंकि वो पॉइंट सेम है तो दोनों को इक्वेट कर दो। अब सेम हम एक सर वेक्टर फॉर्मेट वाला ले लेते हैं। हाँ बेटा? सर ये तो हमने बोल दिया कि वो नॉन कोप्लेनर है, पर हमने जो माइनस हाफ वैल्यू निकाली वो क्या है फिर? वो कुछ नहीं है, वो रैंडम है, कुछ भी वैल्यू को बयान नहीं कर रही हो। ठीक है, वो कोई भी एक रैंडम वैल्यू आ गई अपनी जो काम की नहीं है, क्योंकि ये एक साथ तीनों को सेम बना ही नहीं पा रही है, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट। ऐसा इसलिए तो अपन तीसरा चेक करते हैं हमेशा, जल्दबाजी मत करना। याद करो सेक्शन फॉर्मूला में भी मैंने पिछले साल बताया था कि सेक्शन फॉर्मूला से अपन क्या करते हैं, केस टू वन कर देते हैं ना,
एक से ही आंसर निकल जाता था अगर जो रेशियो निकालना है, पर हम दूसरे में भी रख के हाँ। चेक करते थे कि सेम आ रहा है कि नहीं के। इसका मतलब वो लाइंस वहां पे कोलिनियर, वो 3 पॉइंट्स कोलिनियर ही नहीं है, क्योंकि कोलिनियर में ही सेक्शन फॉर्मूला लगता है। सेम यहाँ पे भी वो नॉन कोप्लेनर है, बस वो इतना बया कर रहा है और कुछ नहीं। ओके चलो, तो एक और Yes. एग्जांपल लेते हैं जिसमें कट आएगा, ऑब्वियसली मैं वैसा लूंगा। ठीक है, चलो लिखना क्वेश्चन। फाइंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन टू लाइंस। दो लाइंस के बीच का हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल रहे हैं। वेक्टर फॉर्म दे रहा हूं, हाँ, पर फिर से जैसे वहां पे भी मैंने पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछा था, दिया था, यहाँ पे भी मैं लाइंस को कुछ इस तरीके से लिखता, वेक्टर फॉर्म। और ऑब्वियसली वेक्टर हमने पढ़ लिया, तो हम वेक्टर के तरीके से ट्राई, आर क्रॉस से इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, और दूसरी लाइन दे दी मैंने आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ये मेरी दूसरी लाइन। ठीक है, और ए और बी क्या है, ऑब्वियसली देना पड़ेगा, तभी तो तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल पाओगे। तो ए वेक्टर ले लो, बहुत ही आसान सा ले रहा हूँ, आई कैप प्लस जे कैप, के जीरो ही है, मतलब पॉइंट क्या हो गया 1,1,0। और दूसरा ले लो 2 i कैप माइनस के कैप, मतलब 2,0,-1। अब ये पीवीए की वेक्टर वो तो पता चलेगा, अभी थोड़ी ना दिया हुआ है अपने को पीवीए वेक्टर है, वो तो इसमें जब रखेंगे तब कंपेयर करके पता करेंगे कि वो पीवीए की वेक्टर। ठीक है, कैसे करते थे इनको, सबसे पहले वेक्टर फॉर्मेट का स्टैंडर्ड लाओ, बिल्कुल हैशटैग फैक्टराइजेशन इन वेक्टर फॉर्म। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमने कई बार वेक्टर क्वेश्चंस में देख चुका है, क्योंकि एक एक वेक्टर सेम है। तो एक तरफ लाएंगे, और चलो एक ही डायरेक्शन में दिया हुआ है तो पलटना नहीं पड़ेगा, इज इक्वल टू 0, मतलब क्या हो जाएगा आर माइनस बी क्रॉस विथ ए वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये आ गया। अब तीन केस बनते हैं, या तो ये 0 वेक्टर हो या ये 0 हो, पर ऐसा ए और बी तो 0 है नहीं, पर सर फिर ए आर इक्वल टू बी हो गया, तो बिल्कुल आर इक्वल टू बी होगा, बट हम आर को तो वेरी कर रहे हैं, पैरामीटर है वो एक बार बी के बराबर भी होगा, पर आर तो इन जनरल दूसरा हो गया, तो इन जनरल आर इक्वल टू बी हम नहीं बोल सकते लाइन वाइज जब बात कर रहे हैं। तो हम क्या बोलेंगे, किसका क्रॉस प्रोडक्ट 0 होगा इन जनरल, अगर ये दोनों वेक्टर क्या हो गए पैरेलल, तो r माइनस बी इज इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। और हमने वो केस यहाँ पे अपने आप आ जाएगा, सर r बी वेक्टर भी तो हो सकता है, r इक्वल टू बी वेक्टर, बिल्कुल ये हो गया, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया, r वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ ए वेक्टर। नाउ व्हाट इज b एंड व्हाट इज a, व्हाट इज b वेक्टर 2i कैप माइनस k कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ व्हाट इज a वेक्टर i कैप प्लस j कैप, ये आ गया। ठीक है, ये मेरे वेक्टर फॉर्म बन गया, स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्म। और याद करो स्टैंडर्ड वेक्टर फॉर्मेट को अपन क्या बोलते थे, बी क्या होता था, ये क्या होगा बताओ, किसी को याद है, इसको क्या बोलते थे पीवी। और ये क्या होता था लैम्बडा के साथ वाला, एनी वेक्टर पैरेलल टू दैट वेक्टर। लाइन, पैरेलल टू दैट लाइन। ठीक है, तो ये अपनी लाइन आ गई, पर अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म लिखना है अपने को, तो करेंगे तो वही पैरामेट्रिक फॉर्म लिख के। अब इसका पैरामेट्रिक फॉर्म, ये खुद ही पैरामेट्रिक फॉर्म है, ये हमने लिखा था पिछली क्लास में, या इसको थोड़ा सा अच्छा सा लिख लो, 2 प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ जे कैप माइनस के कैप, बस थोड़ा अच्छे फॉर्मेट में लिख लिया, क्लब करते हुए लिख लिया पैरामेट्रिक फॉर्म। ओके चलो, अब दूसरा क्या है, सिमिलरली, अब दूसरे पर जाते हैं। सिमिलरली सेकेंड लाइन L2 की बात कर रहे हैं, R क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B, R क्रॉस B इज इक्वल टू A क्रॉस B। अब क्या करेंगे इसमें, सेम वही चीज, सब कुछ सेम होगा, एक तरफ लाएंगे, डायरेक्ट लिख रहा हूं R माइनस ए क्रॉस विद B इक्वल्स टू 0, दिस इंप्लाइज, एक तरफ करके लिख रहा हूं मैं, R माइनस इक्वल टू लेमडा टाइम्स ऑफ B, मतलब R हो जाएगा A वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ B। अब ये बहुत ही शानदार है, और ये अलग लाइन होगी, और यहाँ पे ए और बी क्या हो गया, उलट पुलट हो गए।
ठीक है, जो ए वेक्टर पहले जो था वेक्टर था वो पीवी में बदल गया दूसरी लाइन के लिए, ये दूसरी लाइन है मेरी L2 लाइन है। चलो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ए वेक्टर अपना हो जाएगा I प्लस जे प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर क्या है 2i माइनस के कैप। अब इसको थोड़ा सा अच्छे से लिख लो, पैरामेट्रिक कितना आ जाएगा ये सर 1 पहले प्लस और 2। दूसरे टेस्ट में लैम्बडा अलग होगा ना, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, तो सॉरी उसमें म्यू इसको ले मान। लो म्यू, म्यू मान लो, म्यू मान लो। हाँ बिल्कुल अलग अलग होगा, और वही तो करना है अपन को, सेम करके फिर देखना पड़ेगा। बिल्कुल 1 प्लस 2 म्यू टाइम्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप तो अलग ही है, प्लस कितना है न्यू के कैप। माइनस म्यू टाइम्स ऑफ के कैप। क्या ऐसे ही बन रहा है, पैरामेट्रिक देख लो। क्या यही बन रहा है, चेक करो। यस सर। ठीक है, ये मेरा आर वेक्टर। अब क्या होगा, ये दोनों क्या होने चाहिए, 1 और 2 तो क्या है सेम। अच्छा अगर 1 और 2 सेम है, क्योंकि अब तो हम तो पॉइंट ढूंढ रहे हैं, और पॉइंट मतलब पॉइंट तो सेम ही होगा, अलग थोड़ी ना हो सकता है। और ये पीवी लिख रहे हैं, आर वेक्टर भी तो पीवी होता है, आर वेक्टर भी एक रैंडम पीवी होता है, दोनों लाइंस पे कोई सा भी हो सकता है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ढूंढ रहे तो दोनों के लिए वो आर पैरामीटर वेरिएबल पॉइंट सेम होना चाहिए। तो इक्वेट कर दो, 2 प्लस लैम्बडा इज इक्वल टू 1 प्लस 2 म्यू, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस म्यू, तो इससे भी म्यू इक्वल टू 1 आ गया। क्या ये दोनों वैल्यू इसको सेटिस्फाई कर रही है थर्ड पार्ट को, बिल्कुल। 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 3 इक्वल टू 3, सेटिस्फाई। देयरफॉर लाइंस कट करेगी, और लैम्बडा इक्वल टू 1 इज इक्वल टू म्यू है। इसको किस में सब्स्टिट्यूट करोगे, इन 1 ऑब्लिक 2, किसी में भी रख दो, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर उसमें से भी आ जाता कोई यूनिक तो किसी भी एक में रख देते हैं पैरामेट्रिक पॉइंट में, और आंसर आ जाता। ठीक है, बट वहां से कुछ निकला नहीं। चलो यहां से तो निकलेगा, और पॉइंट क्या आ रहा है बताओ, 2 प्लस 1 3 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1, 3i कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप, यही मेरा पी ओ आई है। बोले तो कोऑर्डिनेट वाइज कार्टेशियन फॉर्मेट वाइज हम क्या लिख सकते हैं, 3 कॉमा 1 कॉमा माइनस 1, ये मेरा आंसर। ये आ रहा है ना, चेक कर लो। ये आ रहा है, हो गया क्लियर, समझ में आ गया। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, दोनों में पैरामेट्रिक फॉर्म को कंपेयर करना है। तो इन शॉर्ट अपन ने क्या लॉजिक पढ़ा इस वाले वेराइटी ऑफ क्वेश्चन में, पीओआई निकालने के लिए हम दोनों के पैरामेट्रिक पॉइंट को कंपेयर करते हैं। कंपेयर मतलब इक्वल होना चाहिए, रेशियो में मत कर देना, डीआर नहीं है ये। पैरामेट्रिक पॉइंट लिख के दोनों का, और वो सेम कर देना है। चेक करेंगे 2 से निकाल के तीसरे से, क्योंकि 2 ही अननोन होते हैं, तीसरे में पर चेक जरूर करेंगे, इसलिए मैंने पहला क्वेश्चन ही वैसा लिया, ताकि तुम याद रखो 2 से निकाल के खुश नहीं हो जाओ और टिक नहीं करके आ जाओ। और वो ऑप्शन ऑब्वियसली वैसा देंगे, और एक दे देंगे लाइंस आर नॉट इंटरसेक्टिंग या नन ऑफ दिस, या कुछ भी दे सकते हैं। खैर ये तो बेसिक पार्ट हो गया। अपन ने पढ़ लिया है हमारा वैरायटी नंबर 3, क्वेश्चंस की वैरायटी नंबर 3 अपनी कंप्लीट हुई। क्या अपन क्वेश्चंस की वैरायटी नंबर 4 पर अब आगे बढ़े। यस सर। चल तो क्वेश्चंस वैरायटी नंबर 4 पर अब हम आते, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम सीख चुके हैं। ठीक है, अब क्या आएगा, अब बेसिक बेसिक पॉइंट्स अब अपन सीखते हैं इससे रिलेटेड, जैसे कि फाइंडिंग परपेंडिकुलर डिस्टेंस फुट कॉमा इमेज। बहुत इंपॉर्टेंट हेडिंग है, स्पेशली फॉर स्कूल एग्जाम्स एंड ऑल। अभी तो जेई वगैरह में तो यूज हो ही रहा है,
तो स्कूल्स वगैरह में भी 100% ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक इनके ऊपर रिलेटेड। और क्योंकि अब प्लेन हट चुका है तुम्हारे स्कूल एग्जाम में, तो अब सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे बन रहे हैं बस हर साल। 100% आना है। और मैंने क्या बोला था, ऊपर भी पैरामेट्रिक पॉइंट तो यूज होगा ही होगा अब तो 99% केसेस में। आओ जरा देखें। और पॉइंट तो खैर यूज कर ही सकते हैं, और यहाँ पूछ भी रहा हूँ मैं फोटो और इमेज एंड ऑल, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू लाइन। चलो तो एक क्वेश्चन देखते हैं, उसी के थ्रू देखेंगे। तो एक फिगर ही बना देता हूँ, डायरेक्ट सिनेरियो समझा देता हूँ। 1,0,-, ये मेरी लाइन, मैं डायरेक्ट फिगर बना के बता रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें ये फुट निकालना है, तुम्हें ये डिस्टेंस निकालना है, और तुम्हें निकालना है इमेज। इसको पॉइंट पी बोल देता हूँ, इसको फुट एफ बोल देता हूँ, और इसको इमेज का आई बोल देता हूँ, ठीक है। 3 चीजें निकालनी है। लाइन की इक्वेशन दे देता हूँ, x/1 y+2/2 z-1/3। ये पॉइंट सेटिस्फाई तो नहीं कर रहा? 1 0 नहीं, ऑब्वियसली नहीं कर रहा है। उसी पे लाई कर गया तो फिर तो खत्म ही हो जाता क्वेश्चन, ठीक है। ये लाइन दे दी, बहुत ही आसान डेटा दे रहा हूं मैं, अभी टफ नहीं दे रहा हूं, हमें बस अभी लॉजिक समझने वैरायटी। बाकी तो तुम पीवाईक्यूज करना, उसमें बहुत मिलेंगे बेकार बेकार डेटा वाले मेंस के, ठीक है। चलो अब करते हैं इसको, कैसे करेंगे सॉल्व बताओ। व्हाट कैन बी द मेथड्स। अभी हम कार्टेशियन फॉर्मेट देख रहे हैं, ठीक है। कार्टेशियन फॉर्मेट ही सबसे बेस्ट लगता है यहाँ पे। हालांकि हम वेक्टर फॉर्मेट का थोड़ा बहुत पार्ट देखेंगे इसके बाद, पर अभी अपन कार्टेशियन फॉर्मेट के थ्रू ही देख रहे हैं क्वेश्चन को। चलो तो सबसे पहले हमें डिस्टेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। कोई फॉर्मूला नहीं यहाँ पे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला जो 2D में था वैसा प्लेन में होने वाला है, एज इट इज प्लेन में होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या करें, ऑब्वियसली एफ पॉइंट निकाल लो सर, फुट। फुट निकल गया तो डिस्टेंस फॉर्मूला निकाल लेंगे। फुट कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे एक बेसिक चीज जो यूज होगी वो क्या है, 90 डिग्री। अब जैसे अपन m1 m2 -1 2D में याद रखते थे, यहाँ क्या याद रखे 90 डिग्री को देख के। जब भी 90 डिग्री दिखे तो क्या याद आना चाहिए बताओ, हैशटैग 90 डिग्री मतलब डॉट प्रोडक्ट ऑफ dr 0 होना चाहिए। दोनों dr का डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, 0। याद रखना, मतलब वही a1 a2 + b1 b2 + c1 c2 वेक्टर ही तो होते हैं वो, पैरेलल वेक्टर अलोंग एनी लाइन, dr डायरेक्शन रेशियो, ठीक है। अब डायरेक्शन रेशियो है क्या मेरे पास, हाँ बिल्कुल है, ये लो। इसको मैं dr1 बोल देता हूँ। कितना है dr1 जरा बताना तो, 1,2,3। हाँ, dr लिखने से पहले क्या चेक करना पड़ता है हमेशा, बताओ। कोएफिशिएंट +1। बिल्कुल सर, Coefficient वेरी equal गुड। to फर्स्ट चेक वेदर कोएफिशिएंट ऑफ, ये भूलना कभी मत वरना गलत आएंगे आंसर्स, इक्वल टू 1, ठीक है। चलो dr हो गए अपने 1,2,3। पर अभी सर इससे काम थोड़ा चलेगा, ये तो dr हो गया मेरा, अपने को dr2 भी तो निकालना है। dr2 क्या होगा बताओ, dr2 मतलब pf वेक्टर के अलोंग ले ले अपन, अगर देखा जाए तो। अब pf वेक्टर के अलोंग के लिए मुझे 2 पॉइंट तो चाहिएगा, क्योंकि अपन को पता है dr कैसे लिख सकते हैं, एनी वेक्टर पैरेलल टू दैट लाइन। तो pfi वाली जो लाइन है उसके अलोंग कोई भी 2 pv चाहिएंगे। तो एक तो pv ऑलरेडी गिवन है, क्या f पॉइंट के pv कुछ मान सकते हो, बिल्कुल। और वही अब हम मानेंगे, क्या मानेंगे, बेसिकली पैरामेट्रिक पॉइंट, क्योंकि हम लाइन पे एक पैरामेट्रिक पॉइंट तो ले ही सकते हैं। तो जरा बताओ लाइन पे पैरामेट्रिक पॉइंट क्या अज्यूम करें, वही लैम्बडा करके। कितना आएगा, लैम्बडा 2 लैम्बडा -2 3 लैम्बडा प्लस, क्या यही होगा मेरा पैरामेट्रिक पॉइंट, अज्यूम कर सकता हूँ लाइन पे। और क्या वो मैं एफ को दे दूं, और अगर वो एफ को तुमने दे दिया पीवी, एफ पॉइंट का पीवी, ठीक है। अगर तुमने एफ पॉइंट का पीवी लिख दिया तो अब वेक्टर कैसे निकालोगे, डीआर कैसे निकालोगे, पीएफ वाली लाइन के अबाउट का बताओ। क्या बताया था मैंने, डीआर कैसे लिख सकते हैं, क्या अज्यूम कर सकते हैं, जब भी 2 पॉइंट्स गिवन होते हैं तो 2 पॉइंट्स के डिफरेंस का लैम्बडा टाइम्स ही अपना डीआर होता है, राइट। तो बताओगे अब dr2 को क्या अज्यूम करोगे बताओ, सबसे बेस्ट इन दोनों का डिफरेंस कर दो, इसको डिफरेंस। पीएफ वेक्टर को ही ले लेते हैं अपन, dr अज्यूम कर लेते हैं, उसमें क्या लैम्बडा टाइम्स भी लगा सकते हैं क्योंकि एनी वेक्टर पैरेलल टू इट होता है, पर मैं उसके प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को 1 ले रहा हूं। तो बताओ क्या बनेगा पीएफ वेक्टर या dr2,
ये अज्यूम कर लिया मैंने ये वाला, इस लाइन पे कोई भी एक पॉइंट जिसको हमने एफ बोला है। चलो सब्ट्रैक्ट करो, लैम्बडा माइनस 1, 2 लैम्बडा माइनस 2, 3 लैम्बडा प्लस 1 प्लस 1 हो जाएगा तो 2। बोलो यहां तक सबको क्लियर है? dr2 तक लैम्बडा ही तो निकल जाएगा। कैसे? इस लॉजिक से। हाँ जी बोलो, इतना क्लियर है? Yes, sir. चलो तो अब हम लगाएंगे dr1 डॉट dr2, क्रॉस नहीं है, हाँ 90 डिग्री है, इक्वल टू 0। तो भाई कर दो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट। तो डायरेक्ट कर रहा हूँ मैं, लैम्बडा माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 लैम्बडा माइनस 2 प्लस 3 इंटू 3 लैम्बडा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। चलो 0 से इक्वेट कर दिया, क्या कुछ निकल रहा है लैम्बडा? कुछ तो आ रहा हो। 9 4 13 14 लैम्बडा -1 -4 -5 +6 माइनस देखो जरा, यही आ रहा है क्या लैम्बडा -1/14? चलो बाकी भी चेक कर लो एक बार, यही आ रहा है ना? पॉइंट्स Yes, गंदे आ sir. जाएंगे बट कोई बात नहीं, ये आ गया लैम्बडा -1/14। अब क्या करेंगे, बस खत्म। देयरफॉर पॉइंट एफ, गंदे आएंगे बट कोई नहीं, करते कैलकुलेशन, जेईई मेंस में भी तो वैसे ही आ रहे हैं। रखते पॉइंट एफ में, लैम्बडा को रीसब्स्टिट्यूट करो। चलो रखो जरा, कितना आ रहा है, -1/14 -2/14। अब डायरेक्ट लिखते हैं, -2/14 मतलब -1/7 -2 3 -3/14 +1। तो क्या आया, -1/14 कॉमा -15/14, 14 -3 11/14। हाँ जी बताओ जरा, क्या सर एफ के कोऑर्डिनेट्स? -15/7 आया। हाँ ये वाला -15/7 तो चेक कर रहा था। ठीक है, ये आ गया पॉइंट। चल एफ को ही हम क्या बोल रहे थे, ये एफ ही क्या है अपना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। चलो फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ गया। अब क्या निकालेंगे, क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं? अब क्या डिस्टेंस निकाल सकते हैं? डेफिनेटली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, दो पॉइंट्स पता होता है तो डिस्टेंस निकल सकता है। पी पॉइंट मुझे पता है, पी पॉइंट कितना था, 1, 0, -1। एफ पॉइंट कितना है, -1/14, -15/7, -11/14। तो पी एफ वेक्टर का मॉड यही मेरा डी होगा। लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला, तो करके देगा। बहुत गंदा आने वाला है। अच्छा एक चीज और बताता हूँ, हमेशा वैलिड नहीं होगा, वो डिपेंड करता है तुमने डीआर क्या लिखा। मुझे एक बात बताओ, ये जो dr2 लिखा हुआ है, क्या dr2 बेसिकली तुमने कैसे बनाया था? क्या x2 - x1, y2 - y1 और z2 - z1 करके ही बनाया था ना, ये दोनों पॉइंट्स का डिफरेंस? बताओ जरा, ये जो dr2 बनाया था, Yes, sir. बताओ। अगर उसमें 2 3 मल्टीप्लाई कर दोगे तो वैलिड नहीं होगा, पर अगर तुमने सिर्फ डिफरेंस करने वाले को ही अज्यूम करा, मैंने कहा भी था कि जनरली हम वो अज्यूम करते हैं, तो डिस्टेंस फॉर्मूला तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। डायरेक्ट बोल दूं, लैम्बडा -1 का होल स्क्वायर x2 - x1 का स्क्वायर, 2 लैम्बडा -2 का होल स्क्वायर, तीसरा क्या है 3 लैम्बडा +2 का होल स्क्वायर। अरे तुम भी तो वही करोगे, उसके बाद डिस्टेंस कैसे निकालोगे, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, वो करोगे जो ऑलरेडी तुमने करा हुआ है, जो ऑलरेडी तुमने dr2 में लिखा ही वही है। अगर मैं इसमें माइनस मल्टीप्लाई कर दूं या 2 से मल्टीप्लाई या 3 से, जो भी मतलब कुछ अगर अलग कर दूंगा तो फिर थोड़ा डिस्टेंस बदल सकता है, इसलिए हम वो नहीं करेंगे। तो हम ये भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, याद रखना ये थोड़ा सा अलग और डिफरेंट पॉइंट। अब कैसे निकालोगे वैल्यू, लैम्बडा अपने को पता है ये -1/14, ठीक है, देखा जाता है ये दोनों भी मर्जी हो जाएंगे। खैर अब ये वैल्यू रख लोगे,
कोई निकाल रहा है क्या वैल्यू तो बता दो, वरना तो मैं यही छोड़ देता हूँ, तुम कर लेना आफ्टर द क्लास। ठीक है, छोड़ दूं, हो जाएगा कि कैलकुलेशन करके भी बताऊं कि हो जाएगा? आगे बढ़े। अब अपना थर्ड पार्ट आता है, डिस्टेंस भी अपन ने देख लिया। ठीक है, पैरामेट्रिक पॉइंट लिया, डॉट प्रोडक्ट 0 और 2 डीआर निकालने। 2 डीआर कोई भी 2 पॉइंट्स मिल जाए उस लाइन पे तो काफी होगा, अपन डीआर उस वेक्टर पैरेलल टू इट लिख सकते हैं। अब थर्ड आता है अपना इमेज। अब इमेज कैसे निकालेंगे? तो बहुत ही इजी है, मिड पॉइंट फॉर्मूला, सेक्शन फॉर्मूला की तरह। पी पॉइंट मेरा 1,0,-1 है, फुट अपना आ गया -1/14 -15/7 11/14। इमेज निकालना है, उसको बोल दो अल्फा बीटा गामा। ये मेरा इमेज है, ये मेरा फुट है और ये मेरा पॉइंट है। थोड़ी बेकार कैलकुलेशन होगी बट कोई नहीं, हो जाएगा। ये दोनों तो बराबर ही है। हम इमेज की बात कर रहे, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है इमेज का, ठीक है, लाइन के लिए इन जनरल। तो कितना हो जाएगा जरा बताओ? अल्फा +1/2 -1/14, बीटा +0/2 -15/7। ठीक है, और ये बोर्ड्स वगैरह में भी आते ही है, हर साल आता है, तो इसको अच्छे से कर लेना। गामा -1/2 11/14 निकल रही है वैल्यू, बस ये मेरा आंसर आ जाएगा। अल्फा कितना होगा? ये 7 हो गया, -8/7। 7 अल्फा +7 इज इक्वल टू -1, तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा? -8/7। चलो बीटा देखो जरा, -30/7। -30/7। ओके, और गामा 18/7। 18/7। चलो क्लियर हो गया? क्लियर है सभी को? ये इमेज आ गया। क्या आगे बढ़े नेक्स्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चन पे? ये था अपना वैरायटी 4। तो इसके अंदर क्या करा था अपन ने? पॉइंट तुम्हें देंगे, लाइन दे देंगे, फुट निकालना है, डिस्टेंस फॉर्मूला और इमेज। सबसे पहले लाइन पे एक पैरामेट्रिक पॉइंट लो और उस पॉइंट को ही एफ बोल दो, जिससे पी और एफ से अपन को डीआर मिल जाएगा। 2 पॉइंट पता है, वी कैन अज्यूम डीआर। इस लाइन के डीआर ऑलरेडी गिवन है, 90 डिग्री दिया, डॉट प्रोडक्ट 0 करके लैम्डा आ गया, फिर रीसब्स्टिट्यूट। ये थोड़ा सा एक ट्रिकी वे था डिस्टेंस निकालने का, x2 x1 होल स्क्वायर y2 y1 होल स्क्वायर एंड ऑल, क्योंकि वो x2 x1 करके ही तुमने डीआर माना था। अगर कुछ और डीआर ले रहे हो 2 टाइम्स या 3 टाइम्स करके तो फिर मत लेना, फिर तो नॉर्मल पी और एफ का बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देना इन दोनों पॉइंट्स के बीच का। चलो आगे बढ़े, आगे बढ़े। यस सर। एक और चीज आती है इसी के अंदर में ही, इसी वैरायटी के अंदर ही, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर परपेंडिकुलर डिस्टेंस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस का एक और डायरेक्ट फॉर्मूला बन सकता है, और वो हम निकालेंगे वेक्टर फॉर्म के थ्रू, क्योंकि हमें पता है प्रोजेक्शन एंड ऑल हमने पढ़ा है, और डिस्टेंस जब भी आता है हम प्रोजेक्शन एंड ऑल कॉन्सेप्ट यूज कर सकते हैं। अब ये कैसे करेंगे तो चलो समझते हैं। फोटो और इमेज भी निकाल सकते हैं, पर अभी हम वो नहीं निकाल रहे, सिर्फ हम डिस्टेंस निकालेंगे, ये डी। अब ये कैसे निकालेंगे? इसको पी बोल देते हैं, इसको एम बोल देते हैं। ठीक है, पॉइंट पी ऑब्वियसली मैं पी भी दूंगा, उसको ए वेक्टर बोल देता हूँ। तो इसकी इक्वेशन अज्यूम करनी पड़ेगी। क्या अज्यूम करें? लाइन की इक्वेशन को क्या अज्यूम करें? कुछ आर वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस लेमडा टाइम्स ऑफ सी वेक्टर, क्या ये मान ले? बोलो जरा। यस ठीक है, कैसे निकालोगे? ये ऑब्वियसली 90 डिग्री है, कैसे कॉन्सेप्ट लगाए? तो एक रफ देखना अभी कैसे करेंगे, हमें प्रोजेक्शन लॉजिक लेना है। तो मुझे बताओ एक बात, इस पूरी लाइन पे कहीं ना कहीं ये पीवी बी वेक्टर कहीं पे तो लटका हुआ होगा, कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, पोजीशन वेक्टर ऑन दिस लाइन। और सी वेक्टर क्या होता है? एनी वेक्टर पैरेलल टू इट, इस लाइन के पैरेलल। अब तुम बोलोगे सर बी भी तो हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। वो कैसे पता करोगे बी वेक्टर है कि नहीं? बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर से जो डी बनेगा, अगर उसका डॉट प्रोडक्ट विद सी वेक्टर 0 आ गया तो तुम फटाक से बोल देना कि वो पॉइंट एम ही हो, फिर तो डिस्टेंस फॉर्मूला ही आ जाएगा। पर जनरली वो देंगे नहीं, अलग ही होता है इन जनरल, बट फिर भी फुट क्या पता बी वेक्टर ही हो जाए, इट इज पॉसिबल। खैर अभी फॉर्मूला बनाते समय हम वो थोड़ा ना लेंगे।
मुझे बेसिकली पीएम निकालना है। मुझे क्या निकालना है? मुझे डी निकालना है, डिस्टेंस विच इज नथिंग बट पीएम वेक्टर का मॉड। हमें ये निकालना। कैसे निकाले? क्या कोई प्रोजेक्शन लॉजिक है? बिल्कुल है। देखो कैसे। इस पे कहीं ना कहीं तो बी होगा ना, तो मेरे पास ये वेक्टर भी, अगर तुम नोटिस करोगे, इस पॉइंट को मैं बोल देता हूं एन। तो क्या हमारे पास पीएन वेक्टर है? बिल्कुल है, बी माइनस ए। अच्छा, तो क्या पीएन का मैग्नीट्यूड लेंथ है अपने पास? बिल्कुल, बी माइनस ए का मैग्नीट्यूड। ये हो गया। तो अपने पास पीएन मतलब हाइपोटीनियस है मेरे पास। अगर हम देखें तो हमारे पास हाइपोटीनियस, ठीक है, ये 90 डिग्री है। मुझे निकालना है पीएम। वैसे तो हम क्रॉस 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 करके भी कर सकते हैं, पर अभी हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। हम नॉर्मल प्रोजेक्शन और अपने फिजिक्स के लॉजिक से देख रहे हैं। इसको मैंने थीटा बोल दिया। और मुझे अगर पीएन पता है तो कोई बताएगा डी किसके बराबर होगा? पास वाला कॉस, दूर वाला साइन, या साइन कॉस लगा लो, तो डी कितना आएगा? एक मिनट है, एक मिनट रुको। ओके, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है, चलो यस तो डी बताओ कितना होगा? डी बताओ कितना होगा? पीएन साइन थीटा। ये आ गया, पीएन साइन थीटा। पीएन मेरे पास ऑलरेडी ये बी माइनस है। साइन थीटा निकालना। अब साइन थीटा कैसे निकालोगे? या तो कॉस थीटा से साइन थीटा निकालो, या डायरेक्ट साइन थीटा निकालने का कोई तरीका? हाँ बिल्कुल, साइन थीटा को निकालने के लिए हम क्या करें? ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ही तो है, और साइन थीटा कोई एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कहीं से कहीं कनेक्टेड है? बिल्कुल है। अगर मैं तुमसे पूछूं पीएन वेक्टर क्रॉस विथ सी वेक्टर, सी वेक्टर क्या है? एनी वेक्टर पैरेलल टू दिस लाइन। मैं एम एन वेक्टर भी ले सकता हूँ, कुछ भी ले सकता हूँ, मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए, तो मैं सी वेक्टर ही ले लेता हूँ। इस डायरेक्शन के अबाउट, मतलब इस लाइन के अबाउट, पैरेलल लो, लाइक लो, अनलाइक लो, डजंट मैटर। ठीक है, पीएन क्रॉस, क्योंकि मुझे वैसे भी मॉड लेना। तो क्या होगा बताओ जरा इस पूरे का मॉड? ये किसके बराबर होगा? पीएन वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, मॉड ऑफ पीएन मॉड ऑफ सी वेक्टर इंटू, ओ क्या होगा? साइन थीटा टाइम्स ऑफ एन कैप। लगाने की जरूरत नहीं है, साइन थीटा पॉजिटिव ही होता है, तो मैं उसमें मॉड नहीं लगा रहा हूँ। और एन कैप क्यों नहीं लगा रहा हूँ? क्योंकि मॉड दिया हुआ है। तो साइन थीटा किसके बराबर आ गया जरा बताओ? पीएन वेक्टर क्या था? बी माइनस ए क्रॉस विथ सी वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ पीएन मॉड ऑफ सी वेक्टर। देयरफॉर डी बताओगे कितना होगा? बस हो गया। देयरफॉर डी लेंथ, पीएन कैंसिल हो जाएगा, ये भी तो मॉड ही है, ये भी तो वो लेंथ ही है, वो गया। सी वेक्टर नीचे बच गया। तो बी माइनस ए क्रॉस विथ सी, और ये तुम बोर्ड्स में भी लगा सकते हो, ठीक है, एनसीईआरटी ने दिया हुआ है। मैंने उसका प्रूफ भी बता दिया, क्योंकि हमें वेक्टर आता है, और प्रूफ होते ही सब एक एक लाइन के ही है, तो प्रूफ भी समझने में कोई दिक्कत नहीं, जिससे फील ही होता है क्वेश्चन पे कि कैसे आए ये चीज। एंड ऑब्वियसली क्रॉस प्रोडक्ट दिया हुआ है, वो मैंने वहां पे मॉड नहीं लिया, वो मॉड लगा रहा हूँ मैं ऊपर भी, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट डिस्टेंस थोड़ी ना कोई आईजेके में हो सकता है। ये मेरा आंसर। और नीचे डिनोमिनेटर में भी वेक्टर कभी थोड़ा जाता है, वेक्टर थोड़ा ना कभी डिवाइड हो सकता है, मॉड्यूलस उसका डिवाइड होता है। और ऊपर मॉड होल मॉड लगा दो, या सिर्फ ऊपर ही मॉड लगाओ तो भी चलेगा, अलग अलग मॉड कर ही दो। ये हो गया। तो कैसे याद रखोगे? बहुत इजी है फॉर्मूला। कैसे याद रखोगे? पोजीशन वेक्टर जो जिससे डिस्टेंस लेना है, लाइन पे कोई भी एक पॉइंट, अब जरूरी नहीं कि वो बी पॉइंट हो, एनी पॉइंट ऑन दैट लाइन। जनरली अपना जो लैम्बडा इक्वल टू 0 से मिलता है, अपन वही पॉइंट लेते हैं, ये तुम्हें पता ही है। ठीक है, उन दोनों का डिफरेंस है जो वेक्टर बनेगा, उसका क्रॉस विद गिवन वेक्टर, वो लाइन का जो वेक्टर है, अपॉन मॉड ऑफ सी। हो गया सवाल, हो गया क्लियर? समझ में आ गया फॉर्मूला? इसको रिमेंबर रखो, यस सर। कर सकते हो यूज। इजी था तो समझ लिया। अब इसके बाद क्या आएगा अपना? ये कौन सी थी अपनी वैरायटी भाई? वैरायटी नंबर 4। ओ मैम
एंड पॉइंट कौन सा होगा? कोई भी हो सकता है उस तरह से। कौन सा बेटा? एंड पॉइंट तो अपन ने बोल लिया जहाँ पे बी वेक्टर है। कोई भी हो सकता है। हाँ, एन पॉइंट तो क्या कहीं भी होगा ना उस लाइन पे। हम बी वेक्टर ले रहे हैं, बी वेक्टर को मैंने एन बोला है पोजीशन, वो देखो एन तो नोटेशन है बस। ठीक है, चलो तो ये हो गया। अब हम कहाँ जाए? नेक्स्ट वेराइटी की तरफ जाते हैं। अब क्या आएगा वेराइटी नंबर 6 में? तो जरा एक क्वेश्चन के थ्रू मैं बताता हूँ, तुम्हें चीजें क्लियर होगी सब। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वेराइटी 6 ही आज की क्लास का सबसे बेस्ट वेराइटी। इसके बाद सिर्फ एक और वेराइटी करेंगे और खत्म। आज की क्लास फिर कल देखेंगे। वेराइटी 6 एक क्वेश्चन देता हूँ फिर समझो। दो तीन मेथड्स आ सकते। फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन passing through find equation of line passing through 1 comma 0 comma 2 that meets the line x plus 1 upon 3 y minus 2 upon minus 2 z plus 1 upon minus 1। ठीक है, मीट्स द लाइन एट 90 डिग्री। चलो अब ये क्या है भला, और इसमें हम क्या क्या लॉजिक लगा सकते हैं जरा समझते हैं। ये वैसे ही क्वेश्चंस नहीं हो गए जैसे तुमने पहले करे होंगे 2D में। एक पॉइंट, एक लाइन दूसरी लाइन से 90 डिग्री बना रही है और एक पॉइंट से पास हो रहा है, तो तुम क्या करते थे बताओ? m1 m2 -1 कर देते थे। m1 m2 -1 कर देते, उसका स्लोप निकाल लेते, तो फिर क्या लगा देते? पॉइंट स्लोप फॉर्म। कुछ याद आया? एनसीईआरटी का सबसे बेसिक फॉर्म यस ये हम करते थे 2D में। ऐसा काम 2D में करते थे, पर सेम लॉजिक हम यहाँ पे भी कर सकते हैं। यहाँ पे बस पॉइंट dr बोलते हैं और dr बोल के चलते हैं अपन बस स्लोप की जगह। एनी वेक्टर पैरेलल टू दैट गिवन लाइन। चलो तो पहले हम फिगर बनाएंगे। एक और चीज यहाँ पे बोला कि अपन को मीट्स द लाइन। मीट्स द लाइन का मतलब क्या हो जाएगा? 90 डिग्री तो बना रहे हैं, मीट्स द लाइन जरूरी है, और यहाँ पे एक और चीज निकालनी है, ऑल्सो फाइंड पॉइंट, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब जिसको हम फुट बोलते हैं यहाँ के लिए। तो मीट्स द लाइन मतलब ऑब्वियसली इसको मीट कर रही है, मींस लाइन क्या हो गई है बताओ? इस स्टेटमेंट से क्या समझ में आया? प्लेनर। कोप्लेनर तो होगी और वो कोप्लेनर। इंटरसेक्ट भी कर रही है। लाइंस विल इंटरसेक्ट, तभी तो पॉइंट निकलेगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी तभी निकलेगा। मीट द लाइन सिंपल बोलते थे 90 डिग्री, तो नॉन कोप्लेनर भी हो सकती है। ठीक है, दोनों मिलते हैं 90 डिग्री पे, ऐसा बोल दिया है। तो मीट कर रही है तो मतलब इंटरसेक्ट करेगी, मतलब कोप्लेनर भी होगी। ठीक है, अब हमारे पास 3 तरीके हैं इस क्वेश्चन को करने के। चलो मेथड नंबर 1 ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है। मेथड नंबर 1 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, और वो क्या है? हैशटैग दिया है, मैं आइडिया दे देता हूँ। करना जरूर सॉल्व, क्योंकि ये अपना एनसीईआरटी मेथड है, आनी चाहिए एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू, तुम्हें यही लगानी है। और वो क्या है? रिफर कौन सा वेराइटी? वेराइटी नंबर 5। अभी तो किया हमने, क्यों? फिगर वैसा ही तो बनेगा। आओ जरा देख लो, सब कुछ सेम ही है। ये 90 डिग्री पर है, ये लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है। ठीक है, यही तो निकालनी है। ये किसी एक पॉइंट से पास हो रही है, जिसको अपन एक पी पॉइंट लिया ही था। किस पॉइंट से पास हो रही है? 1 0 2। करना है इसको घर जाके, मतलब घर जाके क्या, आफ्टर द क्लास, और नहीं आया तो पूछ लेना, पुराने वाले क्वेश्चन का रिकैप हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ये मेरा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये लाइन गिवन है अपने को, गिवन लाइन कौन सी है? x plus 1 upon 3 y minus 2 upon minus 2 z plus 1। अभी भी तुम देखोगे मैं एक्स वाई जेड को कोफिशिएंट बन ही दे रहा हूँ। कैसे स्टार्ट करोगे बताओ? ये 90 डिग्री है, हमें क्या निकालना है? हमें सिर्फ और सिर्फ ये पॉइंट या dr चाहिए। अगर ये पॉइंट भी निकल गया फुट, अगर फुट निकल गया तो 2 पॉइंट फॉर्म लगा दोगे ना, इसको p बोल दिया। फाइंड f देन अप्लाई 2 पॉइंट फॉर्म, या पॉइंट dr निकाल के कर लो।
कर लोगे ट्राई इस मेथड से? इक्वल टू लैम्बडा करोगे, फिर 3 लैम्बडा -1 -2 लैम्बडा +2 माइनस लैम्बडा -1, ये पॉइंट मेरा एफ है। फिर वही डॉट प्रोडक्ट 0, पी एफ इज परपेंडिकुलर टू 3 -2 -1 लैम्बडा निकलेगा, रिसब्स्टिट्यूट और 2 पॉइंट फॉर्म कर लोगे? बताओ जल्दी। यस। ठीक है, ये तुम्हारे लिए छोड़ता हूँ इस मेथड को, इसमें कुछ इतना वो नहीं है। पर अब जो सीखोगे वो इसके बाद की 2 मेथड सीखोगे, क्योंकि जेई पॉइंट ऑफ व्यू इतना कुछ नहीं करना है। हाँ, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछेंगे तो फिर ऑब्वियसली ये मेथड सही हो जाएगी, क्योंकि इसमें फटाफट पॉइंट निकल ही रहा है। मेथड 2 सिर्फ हमें अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी है, बहुत इजी है। अब यहाँ पे जैसे अपन ने 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म लगाया था, हम यहाँ पे पॉइंट डी आर को देखेंगे। आप कैसे करेंगे जरा समझते हैं। ये मेरी लाइन है, ये 90 डिग्री बना रही है। ये किस पॉइंट से पास हो रही है? पॉइंट पी, 1,0,2, ये तो पी भी ये देखा जाए तो। ठीक है, ये लाइन कौन सी है अपनी? फिर से वही लिखनी है, बार बार कौन लिखेगा? ये मेरी लाइन। ठीक है, अब क्या करें भाई, 90 डिग्री है। जब भी 90 डिग्री आता है तो क्या याद आना चाहिए? 2 स्टेप है इसके अंदर। स्टेप नंबर 1, हमने देखा ना यहाँ पे क्या चीज लगानी है अपन को, 2 चीज अपने को समझ में आया। 90 डिग्री, डॉट प्रोडक्ट 0, दूसरा इंटरसेक्ट भी कर रही है। अच्छा तुम्हें याद है इंटरसेक्ट कोप्लेनर या लीनियरली डिपेंडेंट? अगर मैं बोलूं कोप्लेनर या लीनियरली डिपेंडेंट बोलूं तो क्या कंडीशन होती थी वेक्टर में, कोप्लेनर क्या लीनियर डिपेंडेंट की? 3 वेक्टर्स अगर कोप्लेनर होते थे तो, या लीनियर डिपेंडेंट होते थे तो? लैम्बडा और म्यू के हाँ लिख सकते हैं। या दूसरा क्या होता था एनसीईआरटी लेवल बॉक्स पे अपन प्रोडक्ट 0। हाँ बॉक्स 0 बोल दो या डिटर्मिनेंट 0। बॉक्स याद रखो ना, बॉक्स 0 होना चाहिए। मतलब 3 वेक्टर से बनने वाले, उस प्लेन पे रेंगने वाले कोई भी 3 वेक्टर का बॉक्स 0 होता है। ये याद रखना, क्योंकि जब हम प्लेन पढ़ेंगे कल तो प्लेन में यही चलेगा दिन भर, बस बॉक्स 0 बॉक्स 0 बॉक्स 0। ठीक है, चलो तो अपना स्टेप नंबर 1 पहले लेते हैं। अपन 90 डिग्री बना रहे हैं, 90 डिग्री बना रहे हैं तो इसके डी आर बोल देते हैं अपन, dr1। उसको क्या अज्यूम कर ले, कुछ a b c। चलो dr2 बताओ, dr2 बताओ। 3 माइनस, मेरे पास dr2 भी है, मेरे पास dr1 भी है। अब क्या करें dr1 dr2 को? क्या होना चाहिए? डॉट प्रोडक्ट 0, तो क्या आ जाएगा? 3a -2b -c इज इक्वल टू 0। क्या यही होगा मेरा इक्वेशन नंबर 1? यस सर। दूसरा, अब दूसरी कंडीशन कहाँ लाए? यहाँ पे तो 3 अननोन है, एक और कंडीशन है। बिल्कुल, लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है। अगर लाइन इंटरसेक्ट कर रही है देयरफॉर कोप्लेनर होनी चाहिए। इंटरसेक्ट वही लाइंस करती है, और कोप्लेनर मतलब हमें पता है कि बॉक्स क्या होता है अपना, उसमें 0। पर बॉक्स के लिए तो 3 वेक्टर चाहिए इस प्लेन में रेंगने वाले। हाँ, तो प्लेन तो अपना ये खुद ही है जहां पे ये 2 लाइन बनाई है, यही अपना स्क्रीन ही मेरा प्लेन है। तो क्या यहाँ पे 3 वेक्टर्स मिल रहे हैं तुम्हें? हाँ बिल्कुल, मैं बताता हूँ कौन कौन से 3 वेक्टर्स हैं। dr1 dr2 dr3, क्योंकि ये वेक्टर्स ही तो होते हैं, इनका बॉक्स 0 होगा। dr1 मेरे पास ऑलरेडी है, ये लिखा हुआ dr2 भी है, पर एक और वेक्टर चाहिएगा कोप्लेनर के लिए इसी पे। तो पता है किसी को दिख रहा है एक और? मैं बताता हूँ, देखो। वैसे तो बहुत सारे तुम ले सकते हो, पर जो दिखने वाला है वो मैं ले लेता हूँ। इस लाइन पे हम कोई भी पॉइंट एज्यूम कर सकते हो, और बेस्ट अपन कौन सा एज्यूम करते हैं हमेशा? लैम्बडा को 0 वाला। तो -1 2 और -1, बताओ क्या ये कोई पॉइंट है यहाँ पे? इसको m पॉइंट बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं n। ठीक है, ये कोई भी एक पॉइंट है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें एक ये भी वेक्टर मिल रहा है, या dr इसी प्लेन पे pm? क्या pm वेक्टर भी तो एक dr ही है जो कि इसी प्लेन पे लाई कर रहा है? बताओ जरा। और वो pm वेक्टर क्या होगा? वैसे तो हमें dr चाहिए, तो मैं उसमें 1 2 3 मल्टीप्लाई करके भी लिख सकता हूँ, पर अभी अपन pm वेक्टर ही ले लेते हैं, और वही मेरा बनेगा यहाँ पे dr3। तो जरा बताओ pm कितना हो गया? 1 - (-2)
अब अपना स्टैंडर्ड नोटेशन अपन जो करते हैं वो यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, सब में डीआर वैसे ही लिखा है। 1 माइनस 2 हो गया, 0 माइनस 2 हो गया, 2 प्लस 1 3 हो गया, ये आ गया। तो क्या मेरे पास 3 वेक्टर्स आ गए इस प्लेन पे रेंगने वाले, और क्या उनका बॉक्स 0 होना चाहिए क्योंकि कोप्लानर है? बताओ। यस पीएम वेक्टर, ये इंपॉर्टेंट था सर, और भी कोई ले सकते हैं? हाँ, हमने ये वाला किसके लिए लिखा? हमने ये लिखा लेमड़ा को 0 करके, ये पीवी लिखा है मैंने। तुम्हें अगर लेमड़ा को 1 करके मानना है वो ले लो, उनका डिफरेंस ले लो। अरे एक प्लेन पे तो बहुत सारे रहेंगे, बस एक इस पॉइंट को ले लो और इस लाइन पे कोई भी ले लो, और फटाक से लगा दो 3, तो बॉक्स अपना 0 बनना चाहिए। तो एक और कंडीशन मिलेगी मुझे एबीसी में, दूसरी एक और मिल जाएगी, जरा बताओ। DR1 अपना क्या हो गया, वही एबीसी ले लेते हैं, आगे पीछे ऑर्डर कर सकते हो, डजेंट मैटर। 3 माइनस 2 माइनस 1, और तीसरा क्या है, 2 माइनस 2 और 3, बॉक्स 0, ये हो। ये दो कंडीशंस थी अपनी, ठीक है। चलो जरा बॉक्स 0 करके बताओ कंडीशन क्या आ रही है, प्लस माइनस प्लस, बताओ कंडीशन, तुम ही बताओगे, जल्दी से बताओ। डिटरमिनेंट सॉल्विंग करो, डिटरमिनेंट पढ़ लिया है ना, बताओ सॉल्विंग, कम से कम सॉल्विंग तो बताओ, जल्दी करना ना, टाइम ज्यादा मत लगेगा। क्या आ रहा है? सर 8A प्लस 11B प्लस 2C इक्वल्स 0। 8A प्लस 11B प्लस 2C इक्वल टू 0, और किसी का आया? हाँ सर यही है। ये यार है, 8A प्लस 11B प्लस 2C इक्वल्स टू 0। चलो सर बहुत बढ़िया, ये यार है ना? हाँ पाशवा, ये यार है। यस सर। चलो 1 और 2 आ गए अपने पास, और तो कोई कंडीशन ही नहीं होगी। लाइन एक तो कट कर रही है, कोप्लानर कंडीशन लगा दिया, इंटरसेक्ट कर रही है, और 90 डिग्री है, डॉट प्रोडक्ट 0, और तो कोई कंडीशन ही नहीं है। तो क्या हम सिर्फ इन दो कंडीशन से एबीसी निकाल सकते हैं? उन दो कंडीशंस को वापस लिखा जाए जरा, क्या सिर्फ दो इक्वेशन और वेरिएबल 3 है, क्या ये सॉल्व हो सकता है अभी फिलहाल? एक तो ये है और एक ये है, जरा सोच के बताओ, क्या ये दो इक्वेशन सॉल्व हो सकता है? एक ये और एक ये। कैन वी फाइंड एबीसी? ये अब अपना दूसरा प्रश्न बनता है। हाँ जी, कोई बताएगा? एबीसी निकल सकता है, इक्वेशन तो सिर्फ दो ही बनी, और एबीसी निकालनी है, और निकलना तो चाहिए, पहली मेथड से भी निकल रहा है तो निकलना तो चाहिए, और कोई कंडीशन तो है नहीं मेथड 2 में अपने पास। तो क्या हम एबीसी निकाल सकते हैं? सोच के देखो, क्योंकि इक्वेशन तो मेरे पास दो है, दो इक्वेशन है, और वेरिएबल्स कितने अपने पास देखा जाए फिलहाल तो 3। हाँ जी, यस वी कैन फाइंड, ऑब्वियसली। क्यों निकाल सकते, क्या रीजन है? एस ए बी सी क्या है बेसिकली, इनको क्या बोलते हैं? डायरेक्शन रेशियो। तो हमें रेशियो ही निकालना है, हमसे कोई एग्जैक्ट वैल्यू थोड़ी ना पूछ रहा है। एबीसी की वैसे भी एग्जैक्ट वैल्यू तो होती ही नहीं है, किसी एक लाइन की एग्जैक्ट वैल्यू डीआर की नहीं होती, तो इन जनरल तो अपन किसकी का भी नहीं बोल सकते। तो क्या करें, कैसे निकालेंगे रेशियो? ठीक है, तो सबसे डिवाइड बेस्ट कर देंगे। हाँ देखो, अलग अलग मुझे एबीसी का रेशियो चाहिए बस, मतलब ये किसके प्रोपोर्शनल है अपन वो भी कर लेंगे तो काम हो जाएगा। तो उसके लिए मेथड 1 क्या हो सकती है पता है? लेट, किसी भी एक को पकड़ लो, चलो ए को पकड़ लो, ए को मान लो थोड़ी देर के लिए अभी के, तो बी और सी भी फाइंड कर लो के की टर्म्स में, इसको नोन मान लो थोड़ी देर के लिए। तो क्या बी और सी फाइंड कर सकते हो के की टर्म्स में? अरे दो इक्वेशन दो वेरिएबल तो हो जाएगा, ठीक है, और वो रेशियो हाँ निकाल लेना फिर ए बाय बी बाय सी करके, वो निकाल सकते, पर ये बहुत पुरानी
अप्रोच है, यहाँ तक कि एनसीईआरटी भी इससे ऊपर निकल गई है अब, ठीक है। पर ये एक मेथड है, याद रखना, ठीक है, कि दो इक्वेशन, ये याद भी रखना इन जनरल, ये एफओएम का भी पार्ट है अगर देखा जाए तो, मैं इसके बाद लिखवा भी दूंगा अलग से। इक्वेशन दो, वेरिएबल तीन, पर अगर मुझे निकल तो सकता नहीं, पर एक को दूसरे की टर्म्स में निकालना है, तो टर्म्स में निकालना है तो हम ये टेक्निक कर सकते हैं इस तरीके से, एक को के मान लो बाकी निकालो। ये कई बार वहां पे भी लगता है जब इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होते हैं, जब तुम इक्वेशन सॉल्विंग का पार्ट करोगे डिटरमिनेंट में, तब वहां पे मैंने ये चीज बोली होगी, हम एक को दूसरे की टर्म्स में निकाल सकते हैं और वो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। किसी भी एक को के करो, बाकी को उसकी टर्म्स में निकाल लो, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। पर मेथड 2 और मेथड 3 अब अपने पास है इसको निकालने की। मेथड 2 आर डी शर्मा में दी है, मतलब तुम बोर्ड्स में भी यूज कर सकते हैं। मेथड 1 तो सबसे बेस्ट अपने को लगती है, कहां से आया। अब मेथड 2 क्या है, तो मेथड 2 को अगर हमें फील करना है तो एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूले को याद रखना, कैसे आया उसका रीजन में दूंगा, बेफिक्र रहो। a1a प्लस b1b प्लस c1c इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन बोलो, a2a प्लस b2b, तुम्हें थोड़ा बहुत याद आएगा, पता है क्या, बताता हूँ क्या, c2c इक्वल टू 0। तो बेसिकली फॉर्मूला होता है अपना a इक्वल टू b इक्वल टू c इक्वल टू, नीचे हम रखेंगे क्या, तो a के नीचे आएगा b1c2 माइनस b2c1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन या डिटरमिनेंट का क्रैमर्स रूल टाइप से जो था, या नॉर्मल डिटरमिनेंट जैसा ही है, ये देखोगे c1a2 माइनस c2a1, साइक्लिक ऑर्डर में abc लिखो और उसी ऑर्डर में a के नीचे bc, b के नीचे c है तो c के नीचे ab, a1 b2 माइनस a2 b1। ये तुम स्कूल एग्जाम्स वगैरह में भी कर सकते हो क्योंकि आज में गिवन, ये फालतू करने में टाइम वेस्ट मत कर लो, फटाफट एक फॉर्मूला मिल गया, एबीसी के रेशियो में आ जाएगा और उसी से आएगा, जब तुम देखोगे वो सेम ही है, ठीक है। वैल्यू बताओगे जल्दी से, ऊपर कंपेयर कर, फटाफट बताओ क्या आएगा, मुझे तो पता है खैर क्या आएगा, तुम बता दो, सॉल्व करके देखो क्या आ रहा है, क्विक। अरे कोई भी जल्दी बोलेगा, नहीं आया अभी तक किसी का भी। a/7 हाँ आया आया, a/7, बी के नीचे, -14 बहुत बढ़िया, वेरी गुड, और सी के नीचे 49। 49, परफेक्ट। और किसी का आया क्या, देख लो एक बार, हाँ सर, मिल यही जाएगा, आ रहा है तो बोला क्यों नहीं फिर सर, चलो अभी अब टेस्ट आया। चलो ठीक है, डीआर तो एक रेशियो ही होता है, तो अगर डीआर को हम रेशियो बोलते हैं तो ये रेशियो अब मुझे ना गंदा दिख रहा है थोड़ा सा, तो हम क्या लेंगे, ऑब्वियसली ऐसा देंगे नहीं वो, तुम 7 से डिवाइड कर दो, -2 और c/7। चलो ये आ गया अपने पास रेशियो, रेशियो तो मतलब वही हो गया 1 -2 और 7 भी तो एक रेशियो ही है, ठीक है। तो 1 -2 और 7 हो गया, तो हम a की वैल्यू को ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं 1, b की वैल्यू को -2, c की वैल्यू को 7, देयरफॉर आंसर तो आ गया, पॉइंट डीआर फॉर्म, अपने को पॉइंट गिवन था ना लाइन पे, कौन सा था, 102, 102, नीचे आ गया 1 -2 और 7। चलो ये परफेक्ट मेथड हो गई, पर ये मेथड अपनी किसके लिए थी, अपनी मेथड 2 थी अपनी है, ठीक है, मेथड 2 भूलना मत। अब मेथड 3 भी है, जो तुम एमसीक्यू में लगाना, एनसीईआरटी मतलब अपने पेपर्स में मत लगा लेना, सब्जेक्टिव पेपर में। और मेथड 3 आया कैसे वो भी मैं बताऊंगा, बेफिक्र रहो। और मेथड 3 एक डायरेक्ट ट्रिक है इसी को सॉल्व करने की, मतलब अभी हम देख रहे हैं ये दो इक्वेशन कैसे सॉल्व हो रही है, उसका मेथड 1, मेथड 2 और मेथड 3, और वो क्या है,
तो देखो एक डिटर्मिनेंट की वैल्यू ही एबीसी है। कैसे ये बोल रहे हैं हम वो मैं बताऊंगा, पर पहले डिटर्मिनेंट कौन सा, आई जे के एबीसी। बताओ कोफिशिएंट्स क्या है, 3 -2 -1। दूसरा क्या है, 8 11 और 2, 8 11 और 2। सॉल्व करोगे, प्लस माइनस प्लस, सॉल्व करो एक बार। देखो ये आ रहा है क्या, 7i कैप माइनस 14j कैप प्लस 49k कैप। चेक कर लो एक। यस सर। ठीक है, डायरेक्ट ट्रिक क्या हो गया देखा जाए तो, अगर तुम्हें उसका भी डायरेक्ट ट्रिक का फॉर्मूला लिखना हो तो हम लिख सकते हैं। ये आया कैसे वो मैं बताऊंगा, हाँ अभी इस वैरायटी के बाद। आई लिखा, जे लिखा, के लिखा, A1 B1, किसी को भी A1 B1 A2 B2 बोल सकते हैं, ठीक है। A2 B2 C2 प्लस माइनस प्लस, ये ट्रिक है। ठीक है, इसको इक्वल टू 0 कर देना, नहीं 0 नहीं करना, 0 नहीं करना। ठीक है, ये आ गया। अब ये क्या है, जो आई का कोफिशिएंट होगा वो मेरा स्मॉल ए डी आर, ये बी और ये सी। ये हो गया अपना डायरेक्ट ट्रिक। जब भी इक्वेशन दो और अपने को सॉल्व करना है टर्म्स में, तो हम इस तरीके से कर सकते हैं। कैसे आया मैं बताऊंगा, हाँ अभी इसको अलग से अपन देखेंगे नेक्स्ट वेराइटी में। ये अपने 3 ट्रिक से अपन कर सकते हैं। जब भी दो इक्वेशन दिखे डीआर में और हमें सॉल्व करना हो, दो इक्वेशन डीआर में नहीं, इन जनरल भी एफओएम का पार्ट है ये, कोई भी दो इक्वेशन दे दें, सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे पर किसी के टर्म्स में लिख सकते हैं। ये वाला टेक्निक अपन यूज कर सकते हैं, इसको मैं आगे बताने भी वाला हूं। पर उसके पहले हम सबसे पहले देखेंगे मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3, हमने मेथड 2 देखी, अब हम देख रहे हैं मेथड नंबर 3 जो डायरेक्ट है। डायरेक्ट मतलब एकदम डायरेक्ट, और वो तुम सोच भी सकते थे वैसे तो। अब देखो मैं कैसे सोचवाता हूँ इसको, देखना। हाँ मेथड नंबर 3 हमें बेसिकली क्या निकालना है, देखा जाए तो हमें तो शायद से सिर्फ डीआर ही निकालना था इसका। बताओ जरा, क्या मुझे इस परपेंडिकुलर का डीआर निकालना ना? डीआर मतलब क्या होता है बताओ, वेक्टर पैरेलल टू इट, मतलब डायरेक्शन ही निकालनी है। क्या कोई डायरेक्ट तरीका है डायरेक्शन निकालने का? कभी हमने देखा है, वेक्टर पढ़ा था अपन ने? बताओ जरा, क्या कोई डायरेक्ट तरीका हो सकता वेक्टर है? ट्रिपल प्रोडक्ट। वेरी गुड, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, 3 -2 -1। इसको अपन ने बोल दिया लेट सपोज dr1, ऐसा लिख दिया से। ठीक है, ये हो गया। देखना अब हाँ मैं कैसे करूं। और एक पॉइंट अपने को दिया हुआ है इस लाइन पे, कोई भी एक पॉइंट m बोल देता हूँ। वो पॉइंट क्या माना था अपन ने, -1 2 और -1, -1 2 और -1। ठीक है, तो पीएम वेक्टर कितना बन गया था, पीएम वेक्टर ये रहा, 2 -2 और 3, 2 -2 और 3, ये। ठीक है, मेरे पास पीएम वेक्टर था, मेरे पास डी आर है। अब इसको नॉर्मली डी आर ही लिख देता हूँ। और मुझे निकालना है पीएफ के अलोंग वाला। चलो डी आर, ये 2 है ना अपना, डी आर 2। ठीक है, मुझे डी आर 1 निकालना है। तो देखो अब मैं कैसे निकाल रहा हूँ इसको, मैंने डी आर 3 बोला। ये वेक्टर्स ही एक तरीके से। मुझे एक बात बताओ थोड़ा सा सोच के, क्या हम यहाँ पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लगा सकते हैं लॉजिक डायरेक्शन निकालने के लिए? मैंने शायद तुम्हें पहले भी बोली है, अगर कोई डायरेक्शन तुमसे ना निकल पाए तो बस उससे दो परपेंडिकुलर की डायरेक्शन खोजो। ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक होता है। और जिसमें ए क्रॉस बी क्रॉस सी में दो वेक्टर सेम ले दे तो भी हम लिख सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या बन रहा है, ये जो dr1 वाली जो डायरेक्शन है, क्या वो परपेंडिकुलर है dr2 के? बताओ, है कि नहीं? क्या dr1 dr2 के परपेंडिकुलर होगा? यस सर। उसी तरीके से क्या दूसरा कौन सा परपेंडिकुलर होगा? प्लेन के बाहर जो निकल रहा है, प्लेन से जो आउटसाइड निकल रहा है, हमारी स्क्रीन के बाहर जो निकल रहा है, उससे भी अपना परपेंडिकुलर होगा, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कोई भी इस प्लेन में रेंगने वाले दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या यही ले लें, dr3 क्रॉस विद dr2? इन दोनों का क्रॉस जो मिलेगा वो प्लेन के आउटसाइड वाला वेक्टर आएगा।
क्या उससे भी वो परपेंडिकुलर है? हाँ बिल्कुल, dr3 × dr2 से भी परपेंडिकुलर होगा pf वेक्टर, जो अपना dr1 है, जिसको अपन pf वेक्टर बोल रहे हैं। तो बस हो गया, हम डायरेक्ट लिख सकते हो। मुझे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए और ये dr है। लेमड़ा टाइम्स अपन लगाते हैं, पर वो लेमड़ा अपन 1 ही ले लो, क्योंकि अपन को तो dr ही निकालना है, वरना तो वो सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैंने लेमड़ा को 1 ले लिया वहां पे, ठीक है, याद रखना। तो dr1 क्या हो जाएगा बेसिकली, dr2 क्रॉस विथ dr3 क्रॉस dr2। ये डायरेक्ट हमें मिल जाएगा, और इसको सॉल्विंग वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट हम इसीलिए पढ़ते हैं, और वो वेक्टर का ही पार्ट है देखा जाए तो। ए क्रॉस बी सब्स्टिट्यूशन कर दिया बस, ए क्रॉस बी करके, और वो हम क्रॉस से निकाल लेंगे। जब भी कोई डायरेक्शन नहीं मिले और उससे 2 परपेंडिकुलर डायरेक्शन मिल जाए, सबसे बेस्ट तरीका, कभी मत भूलना। क्या ये पार्ट अब मैं तुम पे छोड़ दूं, कर लोगे? डायरेक्शन मिल जाएगी, पॉइंट तो गिवन है, बोलो जरा। और ये अपना जेई अप्रोच हो गया। यस सर। करना इसको सॉल्व, ठीक है, बिल्कुल करना। तुम करोगे नहीं तो पेपर में भी गारंटी नहीं करोगे। करना, सेम आता है कि नहीं चेक करना, थोड़ी सी जगह छोड़ दो अभी, और अगर लिख रहे हो साथ में तो इसको तुम जरूर ट्राई कर लेना, ठीक है। ये डायरेक्ट डायरेक्शन है, सिर्फ मुझे डायरेक्शन ही चाहिए होती परपेंडिकुलर की, तो डायरेक्ट 3 क्रॉस, और इसको 2 बार डिटरमिन मत सॉल्व करना, वो तुम्हें पता है क्या करना है, फॉर्मूला हमें पता है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट का। ये वेराइटी अपनी खत्म हो। 3 मेथड्स थी, ये कभी उसमें मत लगा देना बोर्ड्स में। तो मेथड 2 लगा सकते हो, मेथड 1 अपनी एनसीईआरटी अप्रोच थी, मेथड 2 भी लगा सकते हो देखा जाए तो, बट स्टिल हमने उसमें जो एक सॉल्विंग सीखी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसमें से ये अपन एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू भी यूज कर सकते हैं। और इसका मेथड 3 जो डायरेक्ट ट्रिक है, अब उसको भी जरा समझते हैं। और ये अब हमारी नेक्स्ट वेराइटी है, और वो कौन सा नंबर होगा वेराइटी का? वेराइटी 7। क्या है भाई वेराइटी 7? सॉल्विंग ऑफ इक्वेशंस। कितने वेरिएबल हैं? 2 इक्वेशंस बट 3 वेरिएबल्स। और ऐसा कहां देखोगे तुम, कहां जनरली यूज होता है इस चैप्टर में? कौन से टाइप की इक्वेशन, जिसमें एबीसी हो, डीआरस हो, ठीक है, तब अपन ने देखा। पर अभी इस टॉपिक को ना एकदम ट्रांसपेरेंसी, कोई पार्शियलिटी रखना नहीं, बायस नहीं होना वेक्टर थ्योरी, इसको नॉर्मल सोचो। हम बात कर रहे हैं एफओएम, यहाँ पे तो काम आ ही गया है, पर इन जनरल, ठीक है, से वही ले ले ऊपर वाली 2 इक्वेशन सबसे बेस्ट, उसमें तुम्हें डायरेक्ट ट्रिक भी समझ में आ जाएगी फिर। चलो, ये 2 इक्वेशन से सॉल्व तो कर नहीं सकते, ठीक है, हम एक की टर्म्स में दूसरे को ले आएंगे, मतलब ऐसा लिख रहे हैं अपन, रेशियो निकालना चाहते हैं, एक को दूसरे के टर्म्स में लिखना है, के टाइम्स करके करना है, क्योंकि सॉल्व तो एग्जैक्ट होगा नहीं, इन जनरल तो हम सॉल्व नहीं कर सकते। अब सुनना, अब इस लॉजिक को वो कैसे लिखा अपन ने, डायरेक्ट डिटर्मिनेंट ट्रिक, वो पहले ट्रिक समझाता हूँ, वरना तो ट्रिक तो अपने को तो पता ही है। और एफओएम में भी लगा सकते हैं। क्या ऐसा कभी हो सकता है क्या नॉर्मल एफओएम में इक्वेशन सॉल्विंग में, कि इक्वेशन 2 बने और वेरिएबल 3 हो, और हमें बस रेशियो निकालना है, मतलब उनको किसी के टर्म्स में निकालना है? हो सकता है ना एफओएम में भी, पूछ ही सकते इक्वेशन सॉल्विंग के वक्त, जिसमें वेक्टर वेक्टर कुछ भी बात नहीं होगी। तो अब देखो ट्रिक क्या है, ट्रिक को एक्सप्लेन करता हूँ। बहुत ही बढ़िया और शानदार हैशटैग रिवर्स है। क्या तुम्हें याद है जब अपन वो पढ़ रहे थे, कोशीस, कोशीस का प्रूफ याद है? क्या हुआ हाँ था सर, कोशीस के ट्रायंगल प्रूफ? में सर एक स्क्वायर ड्रॉ किया था, उससे आया था। नहीं नहीं नहीं, किसी को और को, मतलब वो तो ठीक है जो भी था, तुम जो बोल रहे हो, कोशिश का प्रूफ किसी और को याद है क्या करा था? डॉट प्रोडक्ट एंगल बिटवीन 2 वेक्टर्स, किसी को याद आया? ठीक है, उसी तरीके से अपन ने डॉट प्रोडक्ट का यूज करा। अब देखो यहाँ पे क्या होगा, देखना। हाँ, सी, बहुत ही धमाकेदार चीज बताने वाला हूँ। अगर तुम्हें याद हो तो हमने वेक्टर्स के अकॉर्डिंग उनको मान लिया था, और वेक्टर्स के हर एक कोऑर्डिनेट कैन बी एनी रियल नंबर। तो मैं इन 2 इक्वेशन, इसको मैं फिर बोल रहा हूँ, अभी 3D की तरह मत देखो, नॉर्मल इक्वेशन समझ के चलो इसको बस। मैंने हेडिंग में भी कहीं पे भी 3D का इस्तेमाल नहीं करा। अब मैं इसको वेक्टर में बदल रहा हूँ, इससे मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, देखना। 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस k कैप, एक ये बना है, 3i कैप माइनस 2 कैप, ठीक है, इसको क्यू वेक्टर बोल दो। पी वेक्टर ले लो, एबीसी अपना नॉर्मल वाला, एबीसी मतलब
ए आई कैप, बी जे कैप, देखते जाना। हाँ, सी के कैप। बहुत ही शानदार हो, तुम बोलोगे यार बहुत ही बेहतरीन थिंक हो गया ये तो सर एफओएम में आपने पढ़ाया क्यों नहीं था? तब तक तुमने फिजिक्स में पढ़ा नहीं था वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट एंड ऑल, इसलिए नहीं बताया था। तो तीसरा बताओ बार वेक्टर। 8 आई कैप 11 जे कैप प्लस 2 के कैप। हाँ जी, मुझे बताओ ये पहली इक्वेशन क्या लिखी है? बताओ। तुमने क्रॉस का इस्तेमाल करते हुए भी देखा है, हमने कोशिश भी देखा, और कुछ दिन पहले अपन ने देखा भी था, एक क्वेश्चन दिया था मैक्सिमम वैल्यू वाला, अगर तुम्हें याद हो तो सीक्यूटी दिया था मैंने तुम्हें, तुम्हारी बैच को ही दिया था एक, उनमें देना बाकी है अभी। याद है किसी को? जहाँ पे अपन ने एक एक्स 2x-3y ऐसा कुछ कुछ लिखा हुआ था स्क्वायर करके मैक्सिमम वैल्यू, अगर किसी को याद आए तो। खैर छोड़ो, अभी बताओ ये पहली इक्वेशन क्या बता रही है? फर्स्ट इक्वेशन क्या है? फर्स्ट इक्वेशन क्या P है? dot इससे बन Q सकती है 0. फर्स्ट इक्वेशन। वेरी गुड। P डॉट क्यू इक्वल्स टू 0, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है, देखते जाना। हाँ, ये मेरी फर्स्ट इक्वेशन है। तो जरा सेकंड बताओ। P P dot डॉट R. इक्वल टू 0, बहुत ही शानदार। ये दो इक्वेशंस दी हुई है। अब क्या करें भाई, ये तो दिया हुआ है, समझ में आता है ये, जैसे उसको वेक्टर माना तो अपन को कुछ चीज समझ में आई। और ये एडवांस टेक्निक है, हाँ याद रखना, जैसे दे आर स्टडिंग ऐसा एडवांस। शुरू तो हुआ था एनसीईआरटी लेवल से, धीरे धीरे लेवल बढ़ा और एक बहुत ही दासू एप्लीकेशन ऑफ वेक्टर्स देखना है। ठीक है, ये दोनों आ गया। तो इससे क्या समझ में आता है? इससे तुम्हें क्या समझ में आता है और इससे तुम्हें क्या समझ में आता है? इससे मुझे तो ये समझ में आता है कि P इज परपेंडिकुलर टू Q, और इससे मुझे ये समझ में आता है कि P इज परपेंडिकुलर टू R। बोलो तुम्हें समझ में आता है कि नहीं ये चीज? Yes, sir. तो ऐसा कोई P वेक्टर है जो मुझे निकालना है, दिस वी हैव टू फाइंड, जो कि परपेंडिकुलर है किस किस से? Q एंड R वेक्टर। और Q और R याद रखना अलग अलग है, सेम वेक्टर्स नहीं है, मतलब वो कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, मतलब वो अलग अलग इक्वेशन है, डिफरेंट है ये। पता चला कोइंसाइड करा दिया फिर तो एक ही इक्वेशन बनेगी बस, जैसे 2 इसमें 2 मल्टीप्लाई कर दो वो बना दिया, तो वो तो एक ही इक्वेशन है, एक इक्वेशन 3 वेरिएबल हम थोड़ा कर पाएंगे, ये डिफरेंट है। हाँ, तो बताओ ऐसा कोई वेक्टर जो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ऐसा वेक्टर अज्यूम कर सकते हो? हाँ, therefore p vector is nothing but, बोलो, q वेक्टर क्रॉस r वेक्टर। और मुझे सिर्फ रेशियो निकालना है, मुझे एग्जैक्ट तो निकालना नहीं है, एग्जैक्ट निकल भी नहीं सकता है, इसलिए मैं लैम्बडा लगा नहीं रहा हूं, इसलिए मैंने लैम्बडा को 1 ले लिया, यहाँ पे अज्यूम कर लिया, रेशियो ही तो निकालना है। तो बस Q क्रॉस R क्या होगा? I J K 3-2-1 8 11 2। अब समझ में आया कैसे वो Yes, अपन sir. ने देखा? और ये बहुत ही शानदार वे है, ठीक है? हो सकता है तुम्हें आसान लगा हो, बट अगर तुम देखोगे अगर, तो इसको नॉर्मल एफओएम का क्वेश्चन समझो, तब तुम्हें समझ में आएगा व्हाट इज द ब्यूटी ऑफ दिस वेक्टर लॉजिक। ठीक है, कॉशियस में हमने देखा है, यहाँ भी तुमने देखा, और एक अपन ने मैक्सिमम वैल्यू में भी अपन ने, नॉर्मल क्वेश्चन था एफओएम का इनइक्वालिटी का, और उसमें हमने वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर दिया। यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का वंस अगेन यूज हो गया, तो क्रॉस प्रोडक्ट का भी नॉर्मल सॉल्विंग वैल्यूज में यूज हो गया, बोलो। और ये हम मान ही सकते हैं, और उसके कोफिशिएंट्स कोई, वो तो एक रेशियो है, हमने पी ले लेंगे, तो इससे वैल्यू अपनी आई गई है, और उसको के टर्म्स में लिखना है, के टाइम्स करके। ठीक है, तो ए इक्वल टू अपना ये आ गया, तो मैं वापस लिखूंगा नहीं। ये हो गया अपना पार्ट। तो ये मेरा क्या है? ए, ये वाला बी, और ये वाला सी। देयरफॉर ए क्या होगा? ये तो रेशियो था 7 के, क्योंकि लैम्बडा टाइम्स लगा सकते हो ना, मैं ये लैम्बडा टाइम्स है, ये लैम्बडा टाइम्स है, तुम ऐसे भी समझ सकते हो नॉर्मली, अज्यूम मत करो लैम्बडा। तो क्या आ गया बेसिकली? ए मेरा 7 लैम्बडा, बी मेरा -14 लैम्बडा, सी मेरा 49 लैम्बडा। ये हम बोल सकते हैं। अब लैम्बडा तो पैरामीटर ही है, तो हम कुछ भी मान सकते हैं, नॉर्मल सॉल्विंग हुई है, देखो ये दो इक्वेशन से हमने एबीसी निकाल लिया किसी एक लैम्बडा के टर्म्स में, के लिखना है, के लिखना, पर वो आईजेके में हमने यूज कर लिया था, इसलिए के यूज, ये हो गया, ये मेरा आंसर है। देयरफॉर अगर तुमसे बोला जाए कि दो इक्वेशन को सॉल्व करो,
ये लो भाई सॉल्व कर दिया। ये कहाँ काम आएगा? याद है तुमने अभी तुमने डिटरमिनेंट में इक्वेशन सॉल्विंग करा के नहीं? याद है वहां पे एक इनफाइनाइट सॉल्यूशंस भी होते हैं इक्वेशंस के। देखा जाए तो जनरली इक्वेशन 3 वेरिएबल 2 कितने सॉल्यूशंस होने चाहिए जनरल? इनफाइनाइट ही होंगे ना? बताओ जरा। वेरिएबल 3 इक्वेशन 2 वेरिएबल ज्यादा है Yes, तो sir. सॉल्यूशंस कितने होने चाहिए? इनफाइनाइट। पर वो इनफाइनाइट नहीं कि कुछ भी लिख दो सेटिस्फाई कर जाएगा, ना ना ना। एबीसी जो इस टाइप के होंगे वो मेरे इनफाइनाइट है, क्योंकि लैम्बडा मेरा यहाँ पे एनी रियल नंबर हो सकता है, और ये मेरा आंसर है इस क्वेश्चन। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस तो होंगे। अब तुम समझ गए होंगे एक नॉर्मल इक्वेशन सॉल्विंग से हम कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कि इक्वेशन कम होते हुए और वेरिएबल ज्यादा होते हुए क्यों इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं। ये भी उसका प्रूफ है, ये हमने देखा और वेक्टर लॉजिक से फील करा ये अपन ने। ठीक है, आई होप इस कॉन्सेप्ट को तुम समझ गए होगे और इसको तुम नॉर्मल एफओएम में भी अप्लाई करना। नॉर्मल कोई क्वेश्चन इक्वेशन सॉल्विंग में तो तुम्हें और मजा आएगा। और नॉर्मल अब तुम्हें तो बस एक डिटरमिनेंट ही सॉल्व करना है, दैट्स इट, हो गया, फटाफट आ जाएगा आंसर। ये अपन ने मेथड 3 की जो ट्रिक थी वो हमने समझ ली। ठीक है, अब वो तुम्हें डायरेक्ट पता चल गया है। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन दे देता हूँ, ट्राई कर लेना, जिसको वैरायटी 8 बता रहा हूँ, पूरे हिंट दे दूंगा, तुम्हारे ऊपर ही है वो, फिर क्वेश्चन कर लेना तुम और यही खत्म कर लेना। ठीक है, फाइन इक्वेशन ऑफ लाइन passing through 1, 2, -4 and perpendicular to lines x -3 by x -8 ले लेते हैं। ये करके आना कल, ठीक है? आंसर चाहिए तो मुझसे कल डिस्कस कर लेंगे इसका आंसर, करके आओगे तो आंसर है, क्योंकि मेरे z -10 और 2 स्टेप का ये 1 मिनट का क्वेश्चन है, एंड x -15 अपॉन 3 एक्स वाई जेड की कोफिशिएंट देख लो। अब मैं तुम्हें ना 1 ही दे रहा हूँ, और क्वेश्चन रामदिली इतना जेई मेंस नहीं दिखाती है। ठीक है, z -5 अपॉन में -5 तुम्हें कन्वर्ट करना आना चाहिए, और dr जब भी निकालो तब जरूरी है। चलो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट एंड परपेंडिकुलर लाइंस दिस एंड दिस। अच्छा, ये तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि 2 लाइंस क्यों दे दी? ये तो पिछला जैसे ही क्वेश्चन हो गया, वो भी तो ऐसे ही था, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड ब्ला ब्ला ब्ला। ये ठीक है, क्यों ये एक्स्ट्रा, ऐसा नहीं लग रहा एक्स्ट्रा डेटा दे दिया यहाँ पे? तो एक लाइन और क्यों दे दी, बताओ जरा, कुछ फर्क है क्या वैरायटी 6 और 8 में? तो बताएगा। एंड में दैट मींस द लाइन दिस यहाँ पे क्या दे दिया है? पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, और ये 2 लाइंस परपेंडिकुलर लाइन दे दी। क्या फर्क है दोनों में, बताओ? कोई भी बता देगा, मान जाऊंगा मैं कि तुमने पूरी क्लास सीरियसली पढ़ी और ये पिछला वाला वैरायटी 6 में फील हुआ। क्या अंतर है वैरायटी 6 और 8 में? क्या ये सेम है दोनों? क्या यहाँ पे ये एक्स्ट्रा इन्फो दी हुई है, एक लाइन एक्स्ट्रा, क्योंकि एक ही लाइन से हो जाता सॉल्व, इन्होंने 2 लाइंस क्यों दी, बताओ जरा। पर वो इंटरसेक्ट कर रहा है कि नहीं पता नहीं। हाँ, वेरी गुड। तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल, ये मैं कल तुम्हें ऑनलाइन, सॉरी कल रेगुलर क्लास में फील भी करवा दूंगा। अगर एक लाइन है, इसको 3D में देखना, उससे एक परपेंडिकुलर लाइन है, चलो इसको टच भी कट भी कर रहा हो, तो याद रखना ये 3D में घूम रहा है, तो ये लाइन ऊपर भी हो सकती है। मतलब अगर मैं ये बनाऊं लाइन, ये भी 90 डिग्री है, पर ये प्लेन के बाहर निकल रहा है, तो मतलब नॉन कोप्लेनर लाइंस भी हो सकती है। और ये दोनों लाइंस कभी कट नहीं कर रहे, ये भी हो सकता है। और ये भी 90 डिग्री पे कट कर रहा है कि नहीं, वी डोंट नो। ठीक है, लाइंस में और मे नॉट, और शायद कट भी नहीं कर रहा होगा, शायद इसीलिए उन्होंने जनरली ये लाइंस दी है। और ये दोनों लाइंस भी नॉन कोप्लेनर है, हो सकता है, वो तो चेक कर लेंगे अपन नॉन कोप्लेनर है कि नहीं, और वो मैं कंडीशंस का लिखवाऊंगा भी। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हियर, क्योंकि सिर्फ 90 डिग्री बोला है, जो अपन ने पहले देख चुका था क्लास में, लाइंस में और मे नॉट, और शायद मे नॉट क्या मस्ट नॉट ही हो रहा होगा यहाँ पे, इसलिए एक्स्ट्रा इन्फो दिया हुआ है। मे और मे नॉट इंटरसेक्ट, या मैं बोलूं कोप्लेनर। और अगर कोप्लेनर नहीं है इन जनरल, तो हम नहीं मान सकते उनको कोप्लेनर, दिया नहीं है, कट नहीं कर रहा है, तो मे और मे नॉट इंटरसेक्ट, तो इसीलिए अपन को एक्स्ट्रा इन्फो और दिया है। और मुझे सिर्फ डीआर निकालना है, बताओगे जल्दी से क्या करोगे? वैरायटी 7 की तरह ही है,
जो अभी वैरायटी 7 सॉल्विंग बताया, क्या करेंगे, इसके डीआर को क्या मान ले, a कॉमा बी कॉमा सी। ये लाइन गिवन है तो क्या चाहिए मुझे, सिर्फ इसका पैरामीट्रिक पॉइंट लेने का कोई फायदा ही नहीं है क्या, पैरामीट्रिक पॉइंट लेंगे क्या, नहीं, कट ही नहीं कर रहा तो पैरामीट्रिक पॉइंट किस काम का। तो यहाँ पे पैरामीट्रिक पॉइंट का कोई यूटिलिटी नहीं होता है फिर नॉन कोप्लेनर में फिलहाल, मतलब यहाँ पे, क्योंकि वो कट ही नहीं कर रहा है, तुम किसके साथ लोगे डॉट प्रोडक्ट जीरो है, ठीक है। तो बस एबीसी डीआर तो अपने डायरेक्शन तो होंगे इसे। चलो इसका डीआर बोलो, एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट 1 है वो चेक कर लेना, जो कि है, बताओ क्या कंडीशंस बनेगी, 3a minus 6b plus 7c equals to 0, 3a plus 8b minus 5c equal to 0। क्या ये दोनों कंडीशन सॉल्व कर लोगे, अब उससे एबीसी निकाल लोगे, रेशियो निकालना, और पॉइंट तो मुझे पता है, पॉइंट डीआर फॉर्मेट से इक्वेशन लिख लेना। क्या ये हैशटैग डीआईवाई लिख सकता हूँ, यस यस सर। ठीक है। ये वैरायटी 8 है और ये समझने वाला पॉइंट था जो हमने आज की क्लास में समझ भी लिया। तो आज की क्लास यही हम वाइंड अप करते हैं। इसके बाद स्क्यू लाइंस मतलब नॉन कोप्लेनर लाइन, जैसे यहाँ पे भी अपन जो बात करें वो कैसे पता करेंगे एंड ऑल, वो कैसे उस पे उसकी इक्वेशन कैसे निकलती है नॉन कोप्लेनर लाइंस, या ऐसा कुछ है अपन जो कल देखेंगे और कल वाइंड अप करेंगे और फिर प्लेन कंटिन्यू करेंगे कल की क्लास, ठीक है। तो यही हम खत्म करते हैं आज की इस क्लास को। तुम अच्छे से नोट्स वगैरह बना लेना, बाकी कोई डाउट है अंडरस्टैंडिंग में, क्योंकि 3 डे का पार्ट है, तो हम कल तुम क्लास में पूछ लेना, ठीक है। चलो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। राधे सर। राधे 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 राधे।